इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, उसमें हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। अब पॉज करके देख लेना, है ना। टॉपिक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से इसको बनाया है कि बेसिक से एकदम स्टार्ट करूं, ठीक है। इस एमपीपीसी यूनिट 9 के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जैसे अपलोड हो जाएंगे, और सारे टॉपिक्स एक सिंगल वीडियो में भी आपको मिल जाएंगे। पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना, और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। इस चैप्टर को समझने से पहले इसके बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है ना, कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, इसमें चीजें होती कैसी हैं। इसलिए स्टार्ट करेंगे हम डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट से, ठीक है। अगर आपको डेटा सेंड करना है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, या एक जगह से दूसरी जगह पे, तो कौन कौन सी चीजें उसके पार्ट होती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए होता है सेंडर, जो हिंदी में कहते हैं प्रेषक, है ना। दूसरी चीज, सेंडर को भेजना क्या है, तो कुछ ना कुछ डेटा इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो सेकंड कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन या सूचना। तीसरी चीज है मीडियम या माध्यम, भाई किसके थ्रू भेजोगे, पहले कबूतरों के थ्रू भेजते थे, है ना, फिर आजकल अब वायर या वायरलेस के थ्रू भेजते हैं। तीसरा, रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता, भाई जिस किसी को आप पत्र लिख रहे हैं, है ना, तो वो कोई व्यक्ति होगा या कोई जगह होगी, कोई डिवाइस होगी, है ना। और पांचवा होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है कि जिस माध्यम का यूज करके आप अपने डेटा को भेज रहे हैं, उसके भी नियम कानून होते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। जैसे कि जब आप वेबसाइट ओपन करते हो, तो इसमें HTTPS लिखा रहता है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे WWE खोल लेता हूँ, ये है ना। अब मैंने ये खोला www.com, है ना, डबल क्लिक किया तो ये देख रहे हो, ये HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S का मतलब होता है सिक्योर्ड। तो HTTPS मतलब इसमें नियम कानून होते हैं कि जब आप कोई इंटरनेट पर सर्फिंग करोगे, है ना, या कुछ भी करोगे, तो कुछ नियम कानून है कि डेटा ऐसे सेंड करेंगे। तो आप प्रोटोकॉल ये समझो, जब आपने देखा होगा ना कि जब हमारे देश में कोई राष्ट्रपति आता है ना, तो आपने पेपर में लिखा होगा कि प्रोटोकॉल का पालन किया गया, या प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री जाते हैं मिलने। तो ये प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, प्रोटोकॉल का मतलब नियम कानून होता है। तो सेम इन द सेम वे, जब आप किसी मैसेज को या डेटा को सेंड करते हैं एक नेटवर्क के थ्रू, तो आपको एक प्रोटोकॉल के तहत पालन करना पड़ता है ना, उस मतलब प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है। उसी को मैंने यहाँ पे एक इमेज में बनाया, ठीक है। ये आपका सेंडर है। सेंडर कोई व्यक्ति नहीं, डिवाइस भी हो सकता है। एक डिवाइस है, मान लो कंप्यूटर, और दूसरा डिवाइस है रिसीवर, ठीक है ना। यहाँ से आपको कोई मैसेज भेजना है, या मैसेज की जगह डेटा भेज सकते हैं। और ये ट्रांसमिशन मीडियम है। ट्रांसमिशन मीडियम आपका ये कोई केबल हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो सकता है, आपकी वायर्ड कोई दूसरी ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है, या वायरलेस आप सेंड कर सकते हो। ये ट्रांसमिशन मीडियम हो गया। और जब आप जो आप मैसेज सेंड कर रहे हो, किसी प्रोटोकॉल के तहत कर रहे हो, प्रोटोकॉल में बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये कंपोनेंट होते हैं। अब डेटा कम्युनिकेशन की मेथड्स और टाइप्स देख लेते हैं। सिंपलेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स, बहुत सिंपल है। और सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन। तो देखो, सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन ये शायद मैं बता चुका हूँ कंप्यूटर वाले पार्ट में, यहाँ फिर से बता दूंगा। अभी यहाँ पे देख लेते हैं सिंपलेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। तो देखो, सिंपल सा समझो। सिंपलेक्स का मतलब रेडियो, आप समझते हो रेडियो। तो रेडियो में जहां से रेडियो का प्रसारण हो रहा है, वहां से आप तक आवाज पहुंच सकती है, आप रेडियो के थ्रू नहीं भेज सकते आवाज, है ना। तो इसको सिंपलेक्स बोलते हैं, यानी वन वे कम्युनिकेशन। दूसरा, हाफ ड्यूप्लेक्स। आपने वॉकी टॉकी देखा होगा, या पुलिस वालों की तरफ देखा के पास जो होता है वो देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, एक समय में एक ही व्यक्ति बोल सकता है। जैसे पुलिस वाले को कंट्रोल रूम से अगर आ रहा है, तो कंट्रोल रूम से वो बटन दबाएंगे, हाँ फलानी क्षेत्र में ये वाली घटना हो गई, ओवर। अब वो बटन को छोड़ देगा। तो जैसे वो बटन को छोड़ेगा, तो जिस पुलिस वाले की तरफ वो संदेश गया है, अब वो पुलिस वाला यहाँ से बटन दबाएगा कि हाँ मैं घटना स्थल पे पहुंचने वाला हूँ, ओवर। तो हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है कि कम्युनिकेशन तो दोनों तरफ से होता है, लेकिन एक बार में एक ही जगह मतलब एक ही व्यक्ति बोल सकता है। दूसरा, जब तक वो जैसे बटन दबाएगा बोलेगा, बटन छोड़ देगा। उसके बाद दूसरी जगह वाला जब बोलेगा, तो वो बटन दबाएगा बोलेगा, उसके बाद बटन छोड़ देगा। इसको क्या बोलते हैं, हाफ ड्यूप्लेक्स, एक ही बारे में एक ही व्यक्ति। तीसरा होता है फुल ड्यूप्लेक्स, जो आजकल यूज होता है। जैसे आप फोन करते हो किसी को, तो बस जब आप फोन में बात करते हो या वीडियो कॉल में बात करते हो, तो एक ही समय पे आप भी बोल सकते हो और सामने वाला भी बोल सकता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फुल ड्यूप्लेक्स। और इसी को मैंने यहाँ पे ये दिखा, ठीक है। सिंप्लेक्स, एक दिशा एक तरफा एक साथ संचार हो सकता है, नहीं, उदाहरण रेडियो कीबोर्ड। हाफ ड्यूप्लेक्स, दोनों दिशा में बारी बारी से एक साथ संचार हो सकता है, नहीं, उदाहरण वॉकी टॉकी। तीसरा, फुल ड्यूप्लेक्स, दोनों दिशा में एक साथ संचार हो सकता है, हाँ, मुख्य उदाहरण क्या है आपका, मोबाइल या वीडियो कॉल, ठीक है ना। अब देखो, सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन, ये मैं आपको कंप्यूटर वाले चैप्टर में बता चुका हूँ कि सीरियल कम्युनिकेशन ये जो होता है वो स्लो होता है,
पैरेलल कम्युनिकेशन फास्ट होता है। सीरियल कम्युनिकेशन में एक एक बिट आप ट्रांसफर करते हैं, पैरेलल कम्युनिकेशन में एक साथ बहुत सारे बिट ट्रांसफर कर सकते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन में केवल एक या दो तार की आवश्यकता होती है। पैरेलल में चूंकि नाम ही है पैरेलल कम्युनिकेशन, तो एक साथ बहुत सारे तार होते हैं। सीरियल स्लो होता है, चूंकि एक एक बिट सेंड कर रहा है तो स्लो होगा। पैरेलल बहुत सारे मतलब बिट एक साथ सेंड करता है तो वो फास्ट होता है। अब लंबी दूरी के लिए लेकिन सीरियल कम्युनिकेशन वो ज्यादा उचित होता है। क्यों? क्योंकि मान लो आपको 10 किलोमीटर तक डेटा ट्रेवल कराना है, तो 10 किलोमीटर तक अगर आप पैरेलल कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको 10 किलोमीटर तक जो वायर बिछानी होगी, तो मान लो 8 से 10 वायर एक साथ बिछानी पड़ेंगी, क्योंकि पैरेलली वो वायर चलेंगी। इससे अच्छा आप उसके लिए सीरियल कम्युनिकेशन का यूज कर ले, तो कि एक ही वायर होगा, एक एक करके बिट जाएगा, ठीक है ना। सीरियल कम्युनिकेशन ही सस्ता होता है, पैरेलल वाला महंगा होता है। क्यों महंगा होता है भाई? एक से ज्यादा वायर आपको लगेंगे तो जाहिर सी बात है महंगा ही होगा, ठीक है ना। और सीरियल कम्युनिकेशन में जैसे यूएसबी, साटा जो एक आती है, और एथरनेट इंटरनेट के लिए यूज करते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर। और पैरेलल कम्युनिकेशन में जो इंटरनल बस होती है ना, और पुराने प्रिंटर में जो एलपीटी पोर्ट यूज होता था, वो है आपका पैरेलल कम्युनिकेशन का एग्जांपल, है ना। ये हो गया। अब टाइप्स ऑफ सिग्नल, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप वायरलेस सिग्नल की बात करते हैं या वायर्ड सिग्नल की भी बात करते हैं, तो आपको ये समझ आना जरूरी है कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। तो देखो, ये आपको एक इमेज के थ्रू ही बता देता हूँ, उसके बाद फिर इस फोटो को आपको समझाता हूँ। तो ये देखो, हम लोग तो खैर इसमें काम करते ही रहते हैं। नॉर्मल आदमी को ये थोड़ा सा समझने में तकलीफ होती है, क्योंकि ये 11th से मेरे ख्याल से फिजिक्स में ही शुरू होता है, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। उसके बाद इंजीनियरिंग जब करते हैं तो वहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है। तो देखो, एनालॉग सिग्नल में आप ये समझो, ये नीचे की जो पट्टी दिख रही है ना, ये टाइम है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे टाइम, और ऊपर जब जाते हैं तो वैल्यू होती है। तो अब आप ये समझो कि मान लो ये है 10 सेकेंड और ये है 20 सेकेंड, है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 सेकेंड और 20 सेकेंड। तो देखो, 10 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड तक इस सिग्नल की वैल्यू चेंज हो रही है ना। ये देखो, ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ से यहाँ है, देखो। तो 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक इसकी वैल्यू अलग अलग है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि 10 से 20 तक की वैल्यू एक ही है, नहीं, अलग अलग है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। क्यों? हर सेकेंड में इसकी वैल्यू अलग हो सकती है। सेम, अब मान लो ये 20 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड तक की लाइन है, तो 20 सेकेंड से 30 सेकेंड तक भी अगर आप देखेंगे, 21, 22, 23, 24 ऐसे करेंगे, तो देखो वैल्यू चेंज हो रही है ना। मान लो अगर यहाँ पे एक लाइन खींची होती और यहाँ पे ऐसा लिखा होता 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखा होता, तो जब मेरे को 20 सेकेंड से 30 सेकेंड तक वैल्यू देखनी होती, तो देखो यहाँ पे वैल्यू मान लो 1 है, फिर बढ़ गई, ये बढ़ गई, ये बढ़ गई, तो वैल्यू बढ़ रही ना, मतलब हर सेकेंड में वैल्यू चेंज हो रही है। अब इसका उल्टा अगर आप डिजिटल सिग्नल में देखो, ये है डिजिटल सिग्नल। अब मैं अगर बोलूं कि देखो, ये यहाँ से 10 से 20 सेकेंड तक, तो 10 से 20 सेकेंड तक वैल्यू कांस्टेंट है। ये देखो, सीधी लाइन दिख रही है, ये कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही थी। तो इसलिए इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में डिजिटल सिग्नल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं रहती है। जैसे मान लो यहाँ पे 10 है और 20 है, तो 10 से 20 सेकेंड तक इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। कितनी भी हो सकती है, मान लो ये 1 मान लेता हूं मैं। उसके बाद 20 से 30 सेकेंड मान लो, तो 20 से 30 सेकेंड में भी ये वैल्यू कांस्टेंट है। देखो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 30 से 40 सेकंड में इसकी वैल्यू ये देखो कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट है ना। अगर मान लो ये 1 है, इसको मान लो ये 0 है, 0 मान लो, एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1 से थोड़ा कम है, 0.5 हो सकता है ना। तो डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में यही डिफरेंस होता है कि डिजिटल सिग्नल में वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहती है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। जैसे 10 से 20 सेकंड में फिक्स वैल्यू है, 20 से 30 सेकंड में फिक्स वैल्यू है, 30 से 40 सेकंड में फिक्स वैल्यू है। एनालॉग में ऐसा नहीं होता। एनालॉग में हर सेकंड में आपकी वैल्यू ये चेंज होती रहती है। समझ में आया? यही चीज मैंने अपने नोट्स में ये डिपिक्ट की है, आपको दिखाता हूँ। ये टाइप्स ऑफ सिग्नल, दो सिग्नल लिखे हैं मैंने, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, ठीक है। ये मैंने लिखा एम्पलीट्यूड या वेवलेंथ, ठीक है, ये ऊपर तक, और ये जो ये लाइन है। अब इसमें भी यही देखो, हर सेकंड वैल्यू चेंज हो रही है ना। अब तो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वैल्यू कांस्टेंट रहती है ना। ये डिफरेंस होता है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में। अब पहले मैंने आपको मोडेम भी बताया था ना, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर बताया था। मॉड्यूलेट याद करना बताया था ना, मॉड्यूलेट, मोड मतलब मोड़ देना, मोड़ देना मतलब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना मॉड्यूलेशन कहलाता है, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। कंप्यूटर वाले में चैप्टर में मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देख लेते हैं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। भाई, अगर आपको कम्युनिकेट करना है दो डिवाइसेस के बीच में,
तो या तो वायर के थ्रू करें, जैसे अभी आप अगर आप अपने मोबाइल से कम्युनिकेट करते हैं तो मोबाइल से जब कॉल लगाते हैं तो वो मतलब वायर का यूज नहीं हो रहा है उसमें, है ना, आप रेडियो वेव्स का यूज कर रहे हो उसमें, ठीक है, तो वो अनगाइडेड में आ जाएगा, अनगाइडेड में आ जाएगा। लेकिन जब अगर आप मान लो जियो ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर रहे हो तो वो उसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज होगा, ठीक है। तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है गाइडेड जिसको बोलते हैं निर्देशित या वायर्ड बोल सकते हैं, और दूसरा होता है अनगाइडेड यानी अनिर्देशित, इसमें फ्रीक्वेंसीज का यूज होता है, यानी कि ये वायरलेस होता है ना। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है कि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इसको तो रट ही लो, रटने के अलावा कोई चांस नहीं है, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है ना, तो इसको रट लो, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक। और बढ़ाओगे तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक। ये एग्जाम में आ चुका है 2020 के एमपीपीएससी में, अभी तक मेरे को याद है। इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा होती है, 300 गीगाहर्ट्ज से 413 हर्ट्ज तक, ठीक है, ये याद रख लेना, है ना। अब ये माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी है, मैं माइक्रोवेव ओवन नहीं बोल रहा हूँ, माइक्रोवेव ओवन नहीं, माइक्रोवेव जो कम्युनिकेशन करने के लिए आप यूज करते हैं, ठीक है। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक, माइक्रोवेव की 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक, और इंफ्रारेड की 300 गीगाहर्ट्ज से 413 हर्ट्ज तक, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये जो कम्युनिकेशन है, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल और कोएक्सियल केबल, ये आखिरकार दिखती कैसी हैं। तो मैंने एक फोटो निकाल के रखी, यहाँ से आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। गीक्स फॉर गीक्स एक वेबसाइट है, यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताया गया, ठीक है। तो देखो, ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक केबल, ये इंटरनेट में आपको, जब इंटरनेट वाला आप चैप्टर अगर इसके पहले या बाद में होगा, अभी मेरे को ध्यान नहीं है कि पहले मैंने ऐड किया है या बाद में, तो इंटरनेट वाले चैप्टर में मैंने ऑप्टिकल फाइबर वाली केबल कैसे काम करती है वो मैंने बताया है, ठीक है ना, यहाँ भी बता दूंगा। तो देखो, ट्विस्टेड पेयर केबल में इस टाइप की कुछ केबल होती है ना, ये आपका बाहर का होता है, फिर एक शील्ड होती है, फिर ऐसे अलग अलग, है ना। ट्विस्टेड क्यों बोलते हैं, और दूसरी कोई इमेज आपको दिखा दूंगा, जैसे मुड़ी हुई रहती है ना, इसलिए ट्विस्टेड बोलते हैं। जैसे और कोई बड़ी इमेज दिख जाए, ये, जैसे ये समझ लो ना, ये ट्विस्टेड है आपस में, है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड पेयर। क्यों? ये देखो पेयर बना ना, पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। तो ये दो वायर का जोड़ा, या दो वायर का जोड़ा, ये दो वायर का जोड़ा, ये दो वायर का जोड़ा, इसलिए इसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर, है ना। इसको खोल लेते, ये समझ में आ जाएगा। देखो ट्विस्टेड पेयर, ये पेयर बना हुआ है, 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 और इसको फिर इंसुलेट कर दिया जाता है ना, ट्विस्टेड पेयर। अब आती है आपकी कोएक्सियल केबल, ठीक है, ये इस टाइप की आती है आपकी कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल को डिटेल में बता देता हूँ, इसमें लिख जाएगा ये कोएक्सियल केबल, ठीक है। तो आपने जैसे पहले के ज़माने में डिस्क का कनेक्शन लगता था, अब तो बंद हो गया है ना। तो उसमें आपने शायद देखा होगा कोएक्सियल केबल का यूज होता था। बाहर ये इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है और अंदर ये कॉपर का वायर रहता है। रियल इमेज देख निकाल देता हूँ, रियल इमेज तो आ नहीं रही, हालांकि समझ गए होंगे आप मैं जो बताना चाहता हूँ, है ना। ये देखो, ऐसा ऐसा, है ना, ये देखो, ऐसा कॉपर का वायर निकला रहता है, इस टाइप का कॉपर का, अंदर बाहर ये इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है, और बाहर और अंदर ये ऐसा कॉपर का निकला रहता है, ठीक है। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल आपको दिखा देता हूँ अलग से। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है ना, ये इस टाइप का, जियो का अगर आपने कनेक्शन देखा होगा तो इस टाइप की, ये पतली पतली, ये पतली पतली दिख रही है ना। तो ये एक शीट, ये कैसे काम करती है, एक मतलब ये वायर कैसे काम करती है, तो मैं इसका प्रिंसिपल दिखा देता हूँ। हाउ इट वर्क्स, ठीक है, ऐसे काम करती है ना ये। जैसे ये देख लो, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे हिंदी में कहते हैं, उस पे काम करता है। तो देखो होता क्या है, मान लो यहाँ से वो जो पतले पतले आप वायर देख रहे थे ना, वो एक वायर ऐसा होता है। यहाँ से जब आप लाइट ऐसे मारते हो तो ये लाइट इस पे पड़ती है, तो उस एंगल पे ये लाइट गिराई जाती है कि पूरी तरह से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए, है ना। पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ टकराएगी, फिर पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ टकराएगी, फिर ऐसे टकराते टकराते आगे जहां तक आपको पहुंचाना है पहुंच जाती है। तो लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है ना। तो बहुत ज्यादा तेज से ट्रेवल करती है, और एक ही उसमें, है ना, एक ही पतली सी वायर में आप मल्टीपल सिग्नल भेज सकते हैं। जैसे एक लाइट मैंने ये मारी, इसको इस एंगल पे यहाँ मारा तो ये ऐसे ऐसे चलेगा, दूसरा मैंने इस एंगल पे मारी, ये रेड कलर वाली, तो ये ऐसे ऐसे चलेगी, है ना। तो मल्टीपल आप लाइट सिग्नल भेज सकते हो ऑप्टिकल फाइबर केबल में, ठीक है।
तो वो जो मैंने आपको दिखाया था ना, वो सिंगल, जैसे ये एक सिंगल केबल है ना, ये एक पतली सी जो केबल है ना, एक पतली सी केबल में ऐसे लाइट आपकी सेंड की जाती है, ठीक है ना। तो ये आपके गाइडेड जो था वो कम्युनिकेशन मीडियम था, ये है ना, गाइडेड ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। अब आ जाते हैं अनगाइडेड में, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड, ठीक है। इनकी एक टेबल भी मैंने बनाई है, वो टेबल आपको बता देता हूँ। ये तो सेम चीज की मैंने टेबल बना दी है, आपको जो फोटो दिखा दी है, उसके बाद थ्योरी आपको याद रहे, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। ट्विस्टेड केबल में क्या होता है, तांबे के दो तारों को आपस में लपेटा जाता है, मतलब पेयर बना दिया जाता है ना, वो आप याद रखो, टेलीफोन लाइन और लैन में यूज किया जाता है। कोएक्सियल केबल में बीच में आपने दिखा था ना, तांबे का एक तार था और बाहर इंसुलेशन था और जालीदार पलट थी, ठीक है ना। केबल टीवी और डीटीएच और ब्रॉडबैंड में यूज किया जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर जो मैंने आपको दिखाया, कांच या प्लास्टिक के पतले धागे होते हैं, है ना, ये कांच या प्लास्टिक के ये पतले धागे होते हैं, इनके अंदर लाइट जो है वो ट्रेवल करती है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना, टीआईआर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और हाई स्पीड इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है। हाई स्पीड क्यों? क्योंकि चूंकि लाइट अंदर ट्रेवल करती है और लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है, तो बहुत ज्यादा होता है ना। यहाँ से अमेरिका भी अगर आपको सिग्नल भेजना है तो मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो ये है ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड वाला, ठीक है। और दूसरा था जो आपका अनगाइडेड वाला, है ना, ये अनगाइडेड वाला। तो ये मैंने ये लिख के रखा है, ठीक है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी भी मैंने वहां पे लिख दी थी, और चौथा मैंने आप ऐड कर दिया यहाँ पे सैटेलाइट का। अब आपने ये देख लिया ना, तो मैंने दो टेबल और तैयार की है, ठीक है ना। इनको तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आएगा। रेडियो वेव की रेंज आपको याद रखनी है, माइक्रोवेव की रेंज और इंफ्रारेड की रेंज, ठीक है। अब मैंने दो टेबल और तैयार की है, ये वाली, ठीक है ना। एक ये है रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का वर्गीकरण, और ये है प्रमुख संचार माध्यम और उनकी आवृत्ति, ठीक है ना। तो एक होती है वेरी लो फ्रीक्वेंसी, जिसको वीएलएफ बोलते हैं, ये 3 से 30 किलोहर्ट्ज तक आती है सबमरीन कम्युनिकेशन के लिए। फिर एक होती है हाई फ्रीक्वेंसी, वीएचएफ, यूएचएफ और एसएचएफ, ठीक है ना। तो अब इसी को आप मैंने और डाइवर्सिफाई करके ये बनाया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट आपका ये है, इसको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। और सेकंड नंबर पे फिर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जो एएम रेडियो है वो 535 किलोहर्ट्ज से 1.6 मेगाहर्ट्ज तक काम करता है, ठीक है, मीडियम फ्रीक्वेंसी की रेंज में आता है। ये बैंड आप याद रख लेना, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद शॉर्ट वेव 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज। टीवी जो आपका है वो 54 मेगाहर्ट्ज से 216 मेगाहर्ट्ज। एफएम रेडियो आपने सुना होगा ना, जैसे 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक। कैसे याद रखने के लिए, आपने सुना होगा बिग 92.7 एफएम, 93.5 एस एफएम, रेडियो मिर्ची 98.3। तो ये सब देखो इसके बीच की रेंज में ही आ रहे हैं, 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज के रेंज में ही आ रहे हैं ना, एफएम रेडियो, ठीक है। तो ये याद रखना, एफएम रेडियो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक। इसके बाद आपके सेल फोन जो है 800 मेगाहर्ट्ज से 2.5 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है ना। तो यहां तक अगर आप देखेंगे इधर तक, है ना, तो ये आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी ही है। क्यों? क्योंकि देखो रेडियो वेव कहाँ तक चलती है, 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक चलती है, 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक रेडियो वेव। तो ये कहाँ तक है, ये 535 से लेके 1.5 1.6, तो ये सेल फोन तक का आपका ये है ना, ये पूरा ये आपका सेल फोन तक का ये रेडियो वेव में ही आता है, ठीक है। फिर आप उसके और फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे तो सैटेलाइट आपका 1.5 गीगाहर्ट्ज से 1.6 गीगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना, ठीक है। एक तो ये तीन मैंने बोला, ये तीन आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें एक एफएम रेडियो है, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ब्लूटूथ, वाईफाई, ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में काम करता है, इसको आप छोड़ सकते हो, ये वाला जो मुख्य बैंड है ना, इसको आप छोड़ सकते हो, याद रखने की जरूरत नहीं है। ब्लूटूथ की मेन फ्रीक्वेंसी आप याद रखो 2.4 गीगाहर्ट्ज, ब्लूटूथ की मेन फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। वाईफाई की मेन फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज। और माइक्रोवेव ओवन है, माइक्रोवेव नहीं है, ध्यान रखना, ये माइक्रोवेव है और ये माइक्रोवेव ओवन है ना। इसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन ब्लूटूथ और वाईफाई को इग्नोर मत करना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज, वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और एक ये है आपका एफएम रेडियो, ये इंपॉर्टेंट है, 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं इसमें, एक लिस्टिंग और मैंने करके रखी है, वो मैं लिस्टिंग आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये फोटो देख लो, है ना, देखो ये सैटेलाइट है आपका, है ना, ये अर्थ का स्टेशन है। तो देखो ये एकदम सीधी लाइन में चल रहा है ऐसा,
तो ये है आपकी माइक्रोवेव, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, है ना। जैसे ये मैंने ओपन कर लिया, तो देखो ये माइक्रोवेव स्टेशन है, तो ये यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रहा, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना। तो माइक्रोवेव जो है एकदम सीधी लाइन में चलती है, ऐसे सीधी लाइन में। दूसरी तरफ जब आप रेडियो वेव की बात करें तो रेडियो वेव ऐसे चलती है, ये दिख रहा है ऐसे फैलती हुई। जैसे पानी में जब हम पत्थर मारते हैं तो जब जो लहरें उठती हैं तो ऐसे फैलती हुई जाती हैं। तो मान लो यहाँ से मैं रेडियो वेव ट्रांसमिट करता हूँ तो ऐसे फैलते हुए चलती है, ये ऐसे फैलते हुए चलती है ना। जबकि माइक्रोवेव ऐसे नहीं चलती, माइक्रोवेव ऐसे सीधी लाइन में चलती है टावर में, यहाँ से मारा दूसरे टावर में, यहाँ से मारा दूसरे टावर में, ठीक है। ये डिफरेंस समझ में आया आपको रेडियो वेव और माइक्रोवेव में। तीसरा आपका इंफ्रारेड होता है, तो इंफ्रारेड जो होता है ना वो भी इसके जैसे ही चलता है, माइक्रोवेव जैसे ही चलता है सीधी लाइन में। कैसे, आपको एग्जांपल से अभी जो मैं टेबल बताऊंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये थ्योरी आपको समझ में आ गई। माइक्रोवेव एकदम सीधी लाइन में चलती है, लाइन ऑफ साइट जिसको कहते हैं, है ना। ये भी देख लो, है ना, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, ये एकदम सीधी लाइन में ऐसा चलता है, ठीक है ना। रेडियो वेव ऐसा चलता है ना, ये आपका टावर है, ऐसा फैलता जाता है, ये ऐसा फैलता जाता है, ठीक है, चारों तरफ फैलता है, ठीक है। और इंफ्रारेड भी माइक्रोवेव की जैसे ही चलता है, इसके जैसे, है ना। जैसे ये सीधी लाइन में चलता है तो इंफ्रारेड भी ऐसे सीधी लाइन में चलता है। कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे रेडियो तरंगे सर्वव्यापी ओमनीडायरेक्शन, जैसे बताया ना, सभी दिशाओं में फैलती है। तो आपके जो रेडियो स्टेशन से जो रेडियो के सिग्नल आते हैं वो AM FM सिग्नल होते हैं। दूसरा होता है माइक्रोवेव, ये रेंज तो मैंने आपको बता दी, रेंज इंपॉर्टेंट है ना। सीधी रेखा में चलती है, लाइन ऑफ साइट में, ऊंचे टावर की जरूरत पड़ती है इसके लिए, है ना। तो आपको जो मोबाइल नेटवर्क होते हैं, है ना, इसी पे बेस पे चलते हैं। तीसरा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड भी सीधी लाइन में ही चलता है ना, और बहुत कम दूरी का पे चलता है और ठोस दीवारों को पार नहीं कर सकता। ये रेडियो और माइक्रोवेव ये दोनों दीवारों को पार कर सकती हैं, इंफ्रारेड दीवारों को पार नहीं कर सकता। कैसे, एक एग्जांपल बताता हूँ। आपके टीवी का रिमोट आपने देखा होगा, है ना, ध्यान से देखना, टीवी का या AC का भी शायद होगा, टीवी का तो मैंने देखा हुआ है। टीवी के रिमोट में आप देखोगे तो सामने एक छोटी सी LED टाइप लगी रहती है, मैं फोटो दिखा देता हूँ। इंफ्रारेड टीवी रिमोट, है ना, ये, ठीक है। ये आपके टीवी रिमोट में आप ध्यान से देखना, यहाँ पे ये लगा रहता है ना, एक छोटा सा LED टाइप का लग रहा था। जब होता है कि जब आप बटन दबाते हो तो ये इंफ्रारेड यहाँ से सीधा निकलता। तो अगर यहाँ पे कुछ बटन आपने देखे होंगे कि टीवी का एकदम सीधा होना चाहिए, है ना, एकदम सीधा अगर नहीं होगा तो टीवी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसे ये दिखा, है ना, ये ऐसा जब आप बटन दबाते हो तो ऐसा सीधा चलता है और ये दीवार के आर पार नहीं जा सकता, ठीक है ना। यही बताने के लिए मैंने इमेज खोली थी, ठीक है। इंफ्रारेड बहुत कम दूरी, ठोस दीवारों को पार नहीं कर सकती, सीधी दृष्टि की आवश्यकता, और टीवी रिमोट और वायरलेस माउस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये तीन इंपॉर्टेंट थे, ये इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब जो ब्लूटूथ वाला मैंने आपको बताया था वही एक साथ कवर हो जाए, इसलिए यहाँ पे उसको कवर किए दे रहा हूँ, है ना। ये टेबल भी मैंने बता दी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहीं पे इसको खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, जो अपने वायरलेस कम्युनिकेशन में अपन ने डिस्कस किया था ना, वायरलेस कम्युनिकेशन में, तो उसमें ये 4-5 चीजें हैं, इनसे रिलेटेड चीजें आ ही जाती हैं, ठीक है। तो देखो, ब्लूटूथ 1994 में इसका आविष्कार हुआ था। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है, ठीक है, ये मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब मतलब देखो, वीडियो पार्ट्स में बना रहा हूँ तो मेरे को मालूम नहीं कि मैं बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ। अगर नहीं बताया होगा तो आगे बता दूंगा, ठीक है। अगर बता चुका होगा तो पीछे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी फ्रीक्वेंसी आपको याद रखना है, 2.4 से 2.8 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है लेकिन मोटा मोटी यही होता है। ये एक शॉर्ट रेंज डिवाइस है, क्यों? क्योंकि देखो, अपन नॉर्मल जो यूज करते हैं फोन में तो वो 10 मीटर तक होता है, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के ब्लूटूथ आते हैं वो 100 मीटर तक भी जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वाईफाई, 1991 में इसका आविष्कार हुआ था। इसकी फ्रीक्वेंसी याद रखनी है 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज तक। स्टार्टिंग सेम है दोनों की, लेकिन एंड इसका जो है वाईफाई का वो ज्यादातर, है ना, 5 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। 100 मीटर तक ये एरिया कवर करता है, और इसका फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, रेडियो वेव्स पे काम करता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है एक फेमस लाई फाई, लाई फाई, ठीक है ना। 2011 में इसका आविष्कार हुआ था, हेरल्ड हास ने किया था। फुल फॉर्म इसका लाइट फिडेलिटी, LI, लाइट फिडेलिटी। LED का यूज होता है, ठीक है, फोटो डायोड इसमें यूज होते हैं। LED ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है, और फोटो डायोड रिसीव करने के लिए। इमेज आपको अभी दिखा दूंगा। अब चूंकि लाइट का यूज होता है और सबको पता है लाइट तो आर पार जा नहीं सकती है ना, तो लाइफाई भी दीवार के आर पार नहीं जा सकता। नेक्स्ट, हॉटस्पॉट, ये तो आपको पता ही है। आप अगर मोबाइल यूज करते हैं तो जब आपके किसी फ्रेंड का इंटरनेट खत्म हो जाता है तो हॉटस्पॉट आप उसको देते हैं। वायरलेस एक्सेस पॉइंट तकनीक है, ठीक है, 30 से 60 फीट तक इसकी रेंज होती है, और इसमें भी रेडियो वेव्स का यूज होता है, ठीक है। वाई मैक्स मैंने यहाँ पे टेबल में बताया है, ठीक है।
ये तो उसी की मैंने यहाँ पे एक टेबल कन्वर्ट कर दिया है, ताकि देखो कई सारी चीजें जब रिपीट होती है ना तो बार बार जब हम उनको पढ़ते हैं तो दिमाग में वो चीजें बैठती है, इसलिए वहां पे मैंने नोट्स में शॉर्ट में और उसके बाद सेम चीज को टेबल में कन्वर्ट कर दिया है ना। ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मुख्य विशेषता ये आपको याद रखना है। टेक्निक, रेंज और फ्रीक्वेंसी। तो ब्लूटूथ 10 से 100 मीटर, फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट 2.4 से 2.8 गीगाहर्ट्ज। वाईफाई रेंज 30 से 100 मीटर, रेंज फ्रीक्वेंसी 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज। इंफ्रारेड इंपॉर्टेंट है 1 से 5 मीटर, और ये प्रकाश तरंगे होती हैं, ठीक है। तो मैं बता ही चुका हूँ जो मैंने फोटो इंफ्रारेड की आपको दिखाई थी और माइक्रोवेव की। अब एडवांस तकनीक, लाइफाई, लाइट फिडेलिटी, लाइट फिडेलिटी, ठीक है, विजिबल लाइट का यूज करती है और वाईफाई से 100 गुना ज्यादा तेज है, लेकिन चूंकि लाइट का यूज करती है तो दीवारों के आर पार नहीं जाया जा सकता। मैं आपको फोटो ही दिखा देता हूँ ना लाइफाई की। लाइफाई इमेज ये देखो, इस टाइप का, ठीक है ना। तो लाइट के माध्यम से आप इसमें डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो चूंकि लाइट है, दीवार के आसपास आर पार ये जा नहीं सकती है ना, तो लेकिन स्पीड बहुत तेज होती है इसकी, ठीक है। एग्जाम के हिसाब से इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये वाई मैक्स, वाई मैक्स में माइक्रो वेव्स का यूज होता है और 30 से 50 किलोमीटर इनकी रेंज होती है, ये आपको याद रखना है, 30 से 50 किलोमीटर। और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल टावरों को जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हॉटस्पॉट तो ये मैं बता चुका हूँ, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था, है ना, मैंने वहाँ नोट्स में भी बता दिया और यहाँ पे आपको टेबल के फॉर्म में भी बता दिया। अब देखो पैन लैन वैन भी यहीं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसको समझने के लिए एक इमेज मैंने यहाँ पे डाउनलोड की है, ये है ना। तो देखो इससे आप समझ जाओगे, ये सारे जितने हैं ना, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये सब रेंज पे डिपेंड करते हैं, है ना। जैसे PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये 10 मीटर से कम में इसकी इस नेटवर्क की रेंज होती है। मतलब इंटरनेट कनेक्शन, नेटवर्क की रेंज आप समझ लो कि इंटरनेट का कनेक्शन या डिवाइसेस का कनेक्शन जो है वो 10 मीटर से कम में जब होता है। जैसे ब्लूटूथ मान लो, अब अगर ब्लूटूथ ऑन है तो एक ब्लूटूथ से दूसरा ब्लूटूथ, मैं मोबाइल के ब्लूटूथ की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल मोबाइल का ब्लूटूथ जिसकी रेंज 10 से मैक्सिमम 15 मीटर तक होती है, तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क में आएगा, ठीक है ना। उससे बड़ा होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लैन, जिसकी रेंज होती है 10 मीटर से 1 किलोमीटर तक। उससे बड़ा होता है आपका मैन, जो 10 किलोमीटर से ज्यादा का नेटवर्क कवर करता है। और उससे बड़ा होता है वैन, जो 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक का कवर करता है, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, है ना, ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअल हम बात कर क्या रहे हैं, है ना। तो अब उसी को मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसकी रेंज क्या होती है, लगभग 10 मीटर तक, बहुत तेज होता है और लोग पर्सनल इसको यूज करते हैं। जैसे मेरा मोबाइल है, मैंने ब्लूटूथ ऑन करके रखा है तो मेरा पर्सनल हो गया ना, तो ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट इसके अंडर में आते हैं। फिर आता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, ये 1 किलोमीटर की रेंज ये कवर करता है, ये तेज होता है 1000 Mbps तक। और लोकल या निजी संस्थान इसको यूज करते हैं, जैसे स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, घर का वाईफाई हो गया, है ना। जैसे स्कूल में वाईफाई कनेक्शन है तो स्कूल वाले यूज करेंगे, ऑफिस वाला है तो ऑफिस वाले यूज करेंगे, घर वाला है तो घर वाले यूज करेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क, ये लैन से थोड़ा ज्यादा होता है, 5 किलोमीटर तक का। सिर्फ आप एरिया देखो इसमें, तो कोई बड़ी यूनिवर्सिटी कैंपस हो गई, बड़ी फैक्ट्री हो गई, वहां यूज करते हैं। फिर आता है आपका मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये 50 से 100 किलोमीटर तक का होता है। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हो सकता है, शहर का केबल टीवी, नगर निगम, है ना, ये टाइप दिया है। फिर आता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपका आज का इंटरनेट है ना, क्योंकि इंटरनेट तो पूरी दुनिया यूज कर रही है ना, इंटरनेट पूरी दुनिया यूज कर रही है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, पूरी दुनिया में यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये लिखा वैश्विक यानी कि ग्लोबल। इसकी कोई रेंज नहीं है, 1000 किलोमीटर पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है ना। और ये इसका ओन कौन करता है, कई संगठनों का समूह। इंटरनेट ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक संस्था इंटरनेट ओन करती है, नहीं, है ना। बहुत सारे संगठन है जो अलग अलग रूल्स को मैनेज करते हैं, है ना। तो वैन का एग्जाम्पल क्या है, इंटरनेट, और पैन का एग्जाम्पल क्या है, ब्लूटूथ हॉटस्पॉट। ये दो आप याद रखेंगे इसमें, ठीक है ना। एक और टर्म आ जाता है इंटरनेट और सॉरी इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में आपके पूछ लिया करता है। तो देखो इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट ऐसे समझो, जैसे मैं अपने कंपनी की ही बात बताता हूँ कि मेरे कंपनी की एक एप्लीकेशन है जहाँ पे हम अटेंडेंस वगैरह लगाते हैं, ठीक है, अपनी छुट्टियां वगैरह देखते हैं, मतलब सैलरी स्लिप वगैरह देखते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अगर मैं अपनी कंपनी से बाहर इंटरनेट का यूज करके उस एप्लीकेशन को खोलना चाहूँ तो मैं नहीं खोल सकता, है ना। जब तक मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब तक मैं कंपनी के क्या क्या बोलते हैं वाईफाई नेटवर्क में हूँ, है ना। जब अपन कंपनी में जाते हैं तो एक अपने को वाईफाई नेटवर्क मिलता है, कंपनी के इंटरनेट से अपन कनेक्ट होते हैं, तो मैं उस एप्लीकेशन को खोल सकता हूँ।
लेकिन अगर मान लो मैं अपने घर में चाहूँ और खोल लूँ उसको, तो नहीं खोलने, क्योंकि मेरा आईपी वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो ये इंटरनेट में आ जाएगा। इंट्रानेट, इंटर नहीं है, इंट्रानेट है, ठीक है। इतनी चीज आके समझ में। अब समझो एक्स्ट्रानेट को। एक्स्ट्रानेट को ऐसा समझो कि मान लो मेरी कंपनी का एक वेंडर है, मान लो मेरी कंपनी ने टीसीएस को अपना वेंडर चुना, और कंपनी ये चाहती है कि ठीक है, टीसीएस का भी अगर कोई कर्मचारी है और इस एप्लीकेशन में लॉगिन करके इन्फॉर्मेशन को देखना चाहता है, तो ठीक है, देख ले वो, है ना। तो कंपनी क्या करेगी, उसको एक यूआरएल देगी और एक यूजर नेम पासवर्ड देगी, ठीक है ना। और उस यूआरएल और यूजर नेम पासवर्ड का यूज करके उस एप्लीकेशन के अंदर, मान लो किसी एप्लीकेशन जैसे इंस्टाग्राम हो गया आपकी एप्लीकेशन, एग्जांपल के लिए इंस्टाग्राम के अंदर मान लो 50 फीचर है ना। जब आप खोलते हो तो 50 फीचर है, और कंपनी अगर आपको कुछ दूसरा यूआरएल देती है, उसके अंदर जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको सिर्फ 2 फीचर दिखते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रानेट, कि किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का सिर्फ उतना हिस्सा, सिर्फ उतना पार्ट जितना कि आपको एक्सेस देना चाहती है कंपनी, उतना ही आप देख पाएंगे, है ना। वो कहलाता है एक्स्ट्रा नेट, ठीक है। ये समझ में आया आपको। इंट्रानेट निजी नेटवर्क होता है किसी पर्टिकुलर कंपनी में, किसी संस्था के कर्मचारी, जैसे मैं हो गया, मेरी कंपनी है, तो मैं उस एप्लीकेशन का यूज कर सकता हूँ, सब देख सकता हूँ, लेकिन कब तक, जब तक मैं उस कंपनी के नेटवर्क में हूँ, अपनी कंपनी में हूँ। घर से नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ब्लॉक कर देता है वीपीएन। अब मेरी कंपनी ने एक वेंडर बनाया टीसीएस, और वो चाहती है कि टीसीएस भी वो देख सके, तो उसको एक यूजर नेम पासवर्ड दे देगी, और वो इंटरनेट का यूज करके अपने जहां कहीं भी हो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इंटरनेट का और इंट्रानेट का और एक्स्ट्रा नेट का। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन। देखो, वायरलेस कम्युनिकेशन में तो मोबाइल कम्युनिकेशन भी आएगा ना। तो मोबाइल का एवोल्यूशन देखते हैं कि जब शुरू हुआ था तो कैसे हुआ था और आज की डेट तक कैसे पहुंचा, ठीक है। सेम चीज मैंने नोट्स में इंक्लूड की है और इसी की एक टेबल बना दी है। तो ये सारी चीज स्टार्ट होती है 1980 से, है ना। तब केवल आप वॉइस से कॉल करके बात कर सकते थे, और उस समय एनालॉग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ठीक है। एनालॉग टेक्नोलॉजी का, और एएमपीएस टेक्नोलॉजी थी। एएमपीएस मतलब एडवांस्ड मोबाइल फोन सिस्टम, ठीक है। 1G था तब, 1G। उसके बाद 2G आया 90s में, मतलब 90s मतलब 90s का जो दशक था, 90 के बाद, 90, 91, 92, 93, है ना। उस समय टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, और 2G में ही दो मेन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, एक जीएसएम और सीडीएमए। आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, सीडीएमए उस समय रिलायंस के फोन आया करते थे, मैंने यूज किए हैं सीडीएमए टेक्नोलॉजी पे। उसमें केवल, मतलब उसमें शायद सिम नहीं लगती थी, जहां तक मुझे याद है। कि रिलायंस का मतलब आज सीधा फोन आता था, है ना, सीडीएमए का, ठीक है। जीएसएम टेक्नोलॉजी में सिम लगती थी, है ना। ये जीएसएम वगैरह भी आगे बताऊंगा। तो 90s में 2G सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ, है ना। तो 1G में जहां हम एनालॉग टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, 2G में हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू किया, और एसएमएस की शुरुआत हुई। उसके बाद आते हैं हम और आगे बढ़ते हैं 2000s में, मतलब 2001-2 के आसपास। तब 2.5G और 2.75G का एवोल्यूशन हुआ, इंटरनेट की शुरुआत हुई। तब आपने देखा होगा, या अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, जीपीआरएस या एज आपके मोबाइल में ई लिख के आता था, है ना। अभी तो सभी सब खत्म हो चुका है। ई लिख के आता था, ई का मतलब था एज, है ना। और तब जीपीआरएस का यूज होता था, आगे बताऊंगा, टेंशन मत लेना। और इंटरनेट की यहां से शुरुआत हो गई, ये जीपीआरएस एज वगैरह सब आगे बताऊंगा। उसके बाद 3G की स्टार्ट हुई मिड 2000s में, यानी 2005 के बाद से। और 3G में यूज हुआ WCDMA या UMTS टेक्नोलॉजी का। फिर एक रेवोल्यूशन आया 4G का 2010s में, जहां तक मुझे याद है 2015-16 के आसपास की बात है, जब उसने एक साल के लिए पूरा फ्री कर दिया था, है ना। उस समय 4G में LTE या VoLTE टेक्नोलॉजी का यूज किया था, आगे बताता हूँ क्या होता है। और जियो भारत का पहला वोल्टीई नेटवर्क था। फिर 5G सर्विस जो अभी रोल आउट हुई है 2020 के आसपास, उसमें मीमो या MM वेव का यूज होता है, ठीक है। अब जो टर्म्स हमने यूज की वो देख लेते हैं। जीएसएम फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ठीक है। ये मोबाइल की टेक्नोलॉजी है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ये टीडीएमए पर आधारित है। टीडीएम मतलब टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूछेगा नहीं, क्योंकि ये कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं है, ठीक है। इसमें सिम लगती थी, मोबाइल में सिम लगती थी, और रोमिंग होती थी, ठीक है। फिर आता है सीडीएमए। सीडीएम मतलब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सीडीएमए। इसमें सिम नहीं लगती थी आपकी, ईवीडीओ का यूज होता था, ईवीडीओ आगे बताता हूँ। फिर आता है जीपीआरएस, जब इंटरनेट की शुरुआत हुई, शुरू शुरू में, है ना, बहुत महंगा था इंटरनेट। फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, सिर्फ फुल फॉर्म याद रखो, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, है ना। शुरू के मोबाइल में ये यूज होता था। फिर आती है आपकी एज टेक्नोलॉजी। एज फुल फॉर्म इनहेंस्ड डेटा रेट्स फॉर जीएसएम एवोल्यूशन, ठीक है। ये शुरू के मोबाइल थे, है ना, शुरू के 2010 के आसपास तक, जब
जब इंटरनेट भी बहुत महंगा हुआ करता था। अभी तो आप डेली आपको 1 GB मिलता है, तब के ज़माने में जहाँ मुझे याद है 1 GB 1 महीने के लिए मिलता था। 1 GB 1 महीने के लिए, रेट तो मुझे याद नहीं लेकिन इतना याद है 1 GB 1 महीने के लिए मिलता था, ठीक है। फिर आते हैं LTE और VoLTE। देखो, LTE का फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ये IP बेस्ड था और ये सिर्फ डेटा के लिए बना था। LTE जब शुरू में जियो आया था, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या थी कि कॉल करते टाइम इंटरनेट की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती थी, ठीक है ना। फिर सेकंड आया इसका एवोल्यूशन करके VoLTE, यानी वॉइस ओवर LTE, यानी कि वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। इसमें क्या था, कॉल के वक्त तो 4G स्पीड आपकी बरकरार रहती थी, 4G स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है, क्योंकि आप डेटा नेटवर्क पर HD वॉइस कॉल करते थे, ठीक है, ये समझ में आया। अब ईवीडीओ जो मैंने ऊपर बताया था, CDMA में ईवीडीओ टेक्नोलॉजी का यूज होता था, फुल फॉर्म से भी याद रखना, एवोल्यूशन डेटा ऑप्टिमाइज्ड। और अभी 5G में जिस अपन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो मीमो है, मैसिव मीमो, कुल मिला के मैसिव मीमो, मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब एग्जाम के हिसाब से तो इतना काफी है मोबाइल कम्युनिकेशन में, आप सिर्फ फुल फॉर्म याद रखिएगा। फुल फॉर्म पूछ सकता है, GSM का, CDMA का, TDMA का, LTE का, है ना, VoLTE का। LTE और VoLTE में डिफरेंस क्या है मैंने बता दिया कि LTE में डेटा की स्पीड कम हो जाती थी कॉल के समय, VoLTE में डेटा की स्पीड बरकरार रहती थी। क्यों? क्योंकि कॉलिंग आपकी डेटा नेटवर्क पर होती थी, ठीक है ना। और अभी 5G टेक्नोलॉजी में मैसिव मीमो का यूज हो रहा है ना, मैसिव मीमो, मीमो मतलब मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, है ना, एकदम रियल पिक्चर आपको दिखाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो, पहले पार्ट्स देख लेते हैं कि एक कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से पार्ट होते हैं, फिर उनको डिटेल में अपन पढ़ेंगे। सर्वर, क्लाइंट, मीडियम, NIC कार्ड, प्रोटोकॉल और डिवाइसेस। देखो ध्यान सोचो, ये है क्लाइंट, मान लो ये आपका कंप्यूटर है, ये मोबाइल भी हो सकता है, ठीक है ना। अब उसको सिंपल यूट्यूब का ही एग्जांपल लूंगा। यूट्यूब पे कोई वीडियो उसको सर्च करना है, तो वो एक रिक्वेस्ट भेजता है, जो रिक्वेस्ट जाती है यूट्यूब के सर्वर में। सर्वर आप एक ऐसा समझो कि एक स्टोरेज डिवाइस है, जैसे आपके फोन में जो मेमोरी होती है ना, वो भी एक प्रकार का सर्वर है। मोबाइल के लैपटॉप के जो हार्ड डिस्क है वो भी एक प्रकार का सर्वर ही आप मान सकते हो, है ना। ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े डेटाबेस होते हैं, है ना, वो सर्वर होते हैं। जैसे यूट्यूब का पूरा डेटा कहाँ रखा हुआ है भाई, यूट्यूब का पूरा डेटा मान लो एक बिल्डिंग के कोई बिल्डिंग होगी, बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, वहां पे बहुत सारी हार्ड डिस्क रखी होंगी, है ना, वो एक सर्वर कहलाता है। आपको फोटो भी दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है, ये देखो यूट्यूब सर्वर। तो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है ना, ये आप देख रहे हो बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, और वहां पे ऐसे बॉक्सेस होते हैं। तो आपके लैपटॉप में तो छोटा सा हार्ड डिस्क लगा हुआ है, वहां पे बहुत सारे ऐसे कमरे होते हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, और आप जो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, वो वीडियो यहाँ पे सेव होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्वर। ये दिख रहा है आपको, ये है सर्वर। मतलब सर्वर का कुल मिला के मतलब होता है स्टोरेज, है ना, स्टोरेज। और अलग अलग टाइप के सर्वर होते हैं, ये मैं आपको यूट्यूब का एक सर्वर का एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो ना, तो वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर में, मतलब वो यहाँ पे जाएगी। यहाँ पे आपका ये सर्वर आपके अमेरिका में हो सकता है, ठीक है ना, अमेरिका में तो है ही है। इंडिया में मुंबई में सर्वर है ना। तो अगर आपको कोई वीडियो मुंबई के सर्वर में है तो मुंबई से आपको मिल जाएगा। अगर मुंबई के सर्वर में नहीं है तो अमेरिका के सर्वर में जाएगा, जो मेन सर्वर है, वहां से आपका वीडियो सर्च होके आएगा। और चूंकि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का यूज करते हैं, जो कि लाइट की स्पीड से चलता है, तो बहुत मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में आपका काम हो जाता है, वीडियो आपको दिख जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, रिक्वेस्ट आपके जाती है सर्वर में, ठीक है। बीच बीच में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, आपका हब होता है, राउटर होता है, स्विच होता है, रिपीटर होता है, वो बताऊंगा, ठीक है। ये आपकी बीच बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल रिपीटर नाम का एक डिवाइस होता है। रिपीटर नाम के डिवाइस का जो मेन काम ये होता है, जैसे आपका सिग्नल गया, अब आपका सिग्नल बीच में जाते जाते कमजोर हो गया, तो कमजोर सिग्नल को वो बढ़ा देता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ। बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया कि बहुत सारे नियम कानून के हिसाब से सिग्नल जाता है। और मीडियम, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके मोबाइल से जो मोबाइल का टावर है वहां तक वायरलेस सिग्नल जाएगा, लेकिन मोबाइल के टावर के नीचे से तो केबल बिछी हुई है ना, तो वहां से वायरलेस, सॉरी वायर्ड मीडियम हो गया, वायर निकली हुई है, ठीक है। सर्वर में जाएगा, फिर सर्वर में सर्च होगा आपने कौन सा वीडियो ढूंढा है, और फिर वहां से डेटा आपके वापस आएगा। तो ये पूरा जो है ये नेटवर्क कहलाता है, एक्चुअल में ये है नेटवर्क, है ना। और उस नेटवर्क के बहुत सारे पार्ट होते हैं। पहला क्लाइंट, क्लाइंट मतलब आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, ठीक है। उसके बाद डिवाइसेस जो बीच बीच में होती है। फिर होता है आपका मीडियम, जो कि वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। प्रोटोकॉल्स, नियम कानून, और एक आपने देखा होगा NIC कार्ड,
कंप्यूटर के अंदर जो चिप लगी है जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है, फोटो दिखा देता हूँ उसकी। ये आप देखा लैपटॉप में लगा होता है ऐसा कार्ड, ये पोर्ट लगा होता है जहाँ से इंटरनेट कनेक्ट होता है, इसको बोलते हैं एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये लैपटॉप की बात हो रही है, अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो एनआईसी कार्ड का उसमें यूज नहीं होगा, लेकिन लैपटॉप में यूज होता है, ठीक है। एनआईसी वायर्ड और वायरलेस से भी कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये तो ये शॉर्ट में था कि एक कंप्यूटर नेटवर्क के पार्ट कौन कौन से होते हैं। अब इसमें आगे हम देखेंगे तो दो चीजें आएंगी। पहला जो हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सर्वर। बहुत सारे टाइप के, अलग अलग टाइप के सर्वर होते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। उसके बाद मीडियम तो हो गया, प्रोटोकॉल हम देखेंगे, अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल और डिवाइसेस। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सर्वर की एक लिस्ट है पूरी, अलग अलग टाइप के सर्वर, प्रोटोकॉल, अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल और अलग अलग टाइप की डिवाइसेस। ये जो देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क के जो पार्ट होते हैं, सर्वर, क्लाइंट, मीडियम, एनआईसी कार्ड, प्रोटोकॉल, डिवाइसेस, एक एक करके इनको अपन देखते हैं, ठीक है। एनआईसी कार्ड की फोटो तो मैंने आपको दिखा दी थी। अब एनआईसी कार्ड को और क्या क्या बोलते हैं, उसके कुछ अलग अलग नाम हैं, ठीक है, ऊपर कट गया है थोड़ा सा ये। इसे नेटवर्क एडेप्टर भी बोलते हैं, लैन कार्ड भी बोलते हैं, एथरनेट कार्ड भी बोलते हैं, नेटवर्क कंट्रोलर, डब्ल्यू लैन कार्ड और फिजिकल एड्रेस, ये सब भी इसके अन्य दूसरे नाम है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है डिवाइसेस, है ना, जो अलग अलग डिवाइसेस होती है नेटवर्क में, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, ब्रिज, रिपीटर, मॉडेम, है ना। अब मैं आपको एक फोटो, जो डायग्राम मैंने बनाया है उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इन डिवाइसेस का नेटवर्क में क्या क्या काम होता है, ठीक है। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है समझाने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो गया लेकिन मैं बताते जाऊंगा, इसको समझ लेना अच्छे से। देखो, ये एक नेटवर्क है ना, ये एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, ठीक है। अब आपका जो कंप्यूटर है, आपने देखा होगा आपका वाईफाई जो राउटर, अगर आपने यूज किया होगा तो वाईफाई राउटर वगैरह से जुड़ा रहता हो, है ना। तो उसमें पहले जो डिवाइस यूज होती थी, आप जो लैन उसमें फंसाते हो, मैं फोटो दिखा देता हूँ एक्चुअली हब या स्विच दिखते कैसे हैं। ये देखो, ठीक है, आपने देखा होगा ना इस टाइप का, अगर आप वाईफाई यूज करते हो तो ऐसा लैन केबल फंसाने का इसमें आता है ना, ये इस टाइप का आता है ना। हब भी उस वैसे ही दिखता है, स्विच भी वैसे दिखता है। अब तो हब हालांकि बंद हो गया, यूज नहीं होता, ठीक है। ये इस टाइप का दिखता है, इसमें आप कार्ड फंसाते हो, ठीक है, कार्ड बोल रहा हूँ, वायर फंसाते हो। अब एक्चुअल में क्यों नहीं यूज होता हब, पहले यूज होता था, अब बंद हो गया है, उसका बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है, मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, जब मान लो यहाँ से सिग्नल आता है, ठीक है, यहाँ से सिग्नल आया, आपके हब या स्विच में आया और आपके अलग अलग कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अब मान लो यहाँ से जो डेटा है सिर्फ ऊपर वाले कंप्यूटर के लिए आया, इस वाले कंप्यूटर के लिए आया, तो हब क्या करता था, वो उस डेटा को सारे कंप्यूटर में भेज देता था, है ना। इसमें भी भेज देगा, इसमें भी भेज देगा, इसमें भी भेज देगा, यानी कि नेटवर्क से जितने भी कंप्यूटर जुड़े हैं, हब जो है उस डेटा को सारे कंप्यूटर में भेज देगा। जिस कंप्यूटर का फिर वो डेटा हो वो अपना यूज कर ले, है ना। इसीलिए हब को डंब डिवाइस कहा जाता है। डंब यानी कि बेवकूफ डिवाइस, कि कहीं से डेटा आया तो उसको पता नहीं है भाई किस कंप्यूटर का डेटा है। अगर मेरे नेटवर्क में फॉर एग्जांपल 100 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो 100 के 100 कंप्यूटर में वो डेटा भेज देगा, जो कि सिग्नल है वो भेज देगा। अब उन 100 कंप्यूटर में से जिस भी कंप्यूटर के काम का है भाई तू वो ले ले, है ना। ये काम था हब का, इसीलिए इसको डम्ब डिवाइस या बेवकूफ डिवाइस बोला जाता था। अब उसकी जगह ले ली स्विच ने। स्विच क्या करता था, जिस कंप्यूटर से रिलेटेड डेटा था उसी को भेजता था। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से डेटा आया और ये डेटा इस ऊपर वाले कंप्यूटर के लिए है, ठीक है, नीचे के दूसरे, इसको मैं जोड़ना भूल गया हूँ, है ना, इसको जोड़ लेना। अब वो डेटा अगर ऊपर वाले कंप्यूटर के लिए है, ठीक है, इसीलिए स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है ना। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया, हब और स्विच के बीच में, दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, कंप्यूटर से जो केबल निकलती है उसको कनेक्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, जब मान लो आपके नेटवर्क से कोई एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, अब यहाँ से आपने किसी किसी चीज को सर्च किया या कोई डेटा भेजा, तो ये इसमें रास्ते में जो केबल्स लगी होती है ना, जैसे ये आपका मोबाइल टावर लगा है, फिर कोई डेटा सेंटर है, फिर डेटा सेंटर है, फिर आपका ये सर्वर है, बीच बीच में एक डिवाइस लगी रहती है जिसको कहते हैं राउटर। मैंने लिखा भी है यहाँ पे, है ना। ये मान लो ये एक राउटर है, ये राउटर है, ठीक है ना, ये एक राउटर है, ऐसे बहुत सारे राउटर हैं, और फिर वो पहुंचता है आपका कनेक्शन कहाँ तक, सर्वर तक। तो राउटर का काम क्या होता है, सॉरी, आईपी एड्रेस के आधार पे सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना। जैसे आपने कोई वेबसाइट सर्च की, है ना, या आपने किसी कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए उसका आईपी एड्रेस वगैरह जो भी है वो डाला,
और आपका ये दूसरा कंप्यूटर यहाँ पे है जहाँ पे आपको डेटा भेजना है, ठीक है। अब ये रास्ता तो बहुत उबड़ खाबड़ है, दिख रहा है ना आपको, बहुत सारे कनेक्शन गए हैं, ठीक है। तो होता क्या है, राउटर का काम होता है कि इनमें से जो शॉर्टेस्ट पाथ हो, है ना, जो शॉर्टेस्ट पाथ हो उसको चूज करवाना, है ना। राउटर का काम क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ चूज करवाना, ठीक है। 3 डिवाइसेस हो गई, हब हो गया, स्विच हो गई और राउटर हो गया, 3, ठीक है। उसके बाद अगली डिवाइस आती है रिपीटर, ये मैंने रिपीटर लिखा है ना। होता क्या है, जब बहुत दूर तक आपके सिग्नल जाते हैं तो रास्ते में सिग्नल क्या कमजोर हो जाता है ना। जब बहुत ज्यादा दूरी तक आप सिग्नल को भेजते हैं तो रास्ते में सिग्नल कमजोर हो जाता है, तो फिर से सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बीच बीच में रिपीटर लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ से सिग्नल निकला निकला और यहाँ तक पहुंचा, अब सिग्नल कमजोर होने लगा तो बीच में एक रिपीटर लगा दिया जाता है, तो रिपीटर सिग्नल को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाता है ना, और उसके बाद आगे भेज देता है। फिर जैसे जैसे और आगे बढ़े मान लो और फिर से सिग्नल थोड़ा कमजोर होने लग गया तो बीच में फिर रिपीटर लगा दिया जाता है और फिर से वो सिग्नल को स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है। तो रिपीटर का काम क्या है, सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करना, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। तो हब हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया, रिपीटर हो गया, ये 4 डिवाइसेस हो गई। अब आते हैं अगली 2 डिवाइसेस पे, ये जो मैंने बनाया है, ठीक है। तो देखो, मान लो आपका एक नेटवर्क है जिसमें कुछ कंप्यूटर हैं, 3 बनाए हैं, बहुत सारे कंप्यूटर हो सकते हैं यहाँ पे, मान लो 10 15 100 1000 कुछ भी कंप्यूटर हो सकते हैं। ये आपका दूसरा नेटवर्क है, ठीक है। अब होता क्या है, जब इस नेटवर्क से निकल के सिग्नल जाता है और दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करता है, तो देखो अगर ये वाला नेटवर्क और ये वाला नेटवर्क सेम प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, जैसे मान लो ये भी HTTPS प्रोटोकॉल का है, ये भी HTTPS प्रोटोकॉल का है, तो उन दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम कौन सा डिवाइस करती है, ब्रिज, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे सेम प्रोटोकॉल, अगर ये नेटवर्क और ये नेटवर्क एक ही प्रोटोकॉल के हैं तो इनको ब्रिज जो है आपस में कनेक्ट कर देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका नेटवर्क 1 दूसरे प्रोटोकॉल पे है और नेटवर्क 2 आपका दूसरे प्रोटोकॉल पे है तो ब्रिज से नहीं कनेक्ट होंगे, ये गेटवे से कनेक्ट होंगे। तो मैंने लिखा है यहाँ पे अलग अलग प्रोटोकॉल, अगर दोनों नेटवर्क का प्रोटोकॉल अलग अलग है तो उनको कनेक्ट करने के लिए गेटवे नाम के डिवाइस का यूज होगा, और अगर सेम नेटवर्क है तो ब्रिज नाम के डिवाइस का यूज होगा, ठीक है। ये होंगे डिवाइस। और एक डिवाइस आपका बचा मॉडेम, जो कि मैं कंप्यूटर में ही बता चुका हूँ। मॉडेम का काम क्या है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मैं फिर से फोटो आपको दिखा के बता देता हूँ, ये देखो फिर से बता देता हूँ। मॉडेम का काम क्या होता है, 2 होते हैं, डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलना और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में बदलना, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कैसे पता चलेगा कि मॉड्यूलेशन किसको कहते हैं और डीमॉड्यूलेशन किसको कहते हैं, मैं कंप्यूटर में बता चुका हूँ। मॉड्यूलेशन ऐसे याद करो, मोड़ना, है ना, मोड़ना। तो ये है आपका डिजिटल सिग्नल, ये है आपका मॉडेम और ये है आपका एनालॉग सिग्नल। तो आप ऐसे याद रखो कि जो मॉड्यूलेशन है तो उसमें मोड़ देता है सिग्नल को, है ना। तो इसने क्या किया, ये जो सिग्नल आपका अच्छा खासा दिख रहा था उसको मोड़ दिया ऐसे, मतलब मॉड्यूलेट कर दिया, ठीक है, मॉड्यूलेट कर दिया। और डीमॉड्यूलेट मतलब जब वापस से सिग्नल आएगा तो उसको ऐसा बना देगा, ठीक है। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन मतलब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना और डीमॉड्यूलेशन मतलब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, ठीक है। मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, एमओ मतलब मॉड्यूलेटर और डीईएम मतलब डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो ये आपके डिवाइस हो गए। डिवाइसेस के बाद अब हम देख लेते हैं अलग अलग प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में आगे बताऊंगा, है ना। अभी सिर्फ आप नाम देखिए और कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो प्रोटोकॉल ये देखिए, ठीक है। टीसीपी फुल फॉर्म याद रखेंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है, डेटा को पैकेट्स में तोड़कर सुरक्षित और सही क्रम में पहुंचाना। आगे मैं बताऊंगा, टीसीपी को अलग से ही बताऊंगा, ठीक है ना। आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, डेटा पैकेट्स को सही एड्रेस या आईपी एड्रेस पे रूट करना। क्यों, देखो देखो इंटरनेट वाले पार्ट में मैंने ये बताया है ना, वहां पे आप इसको डिटेल में देख सकते हो। जब भी कोई डिवाइस इंटरनेट से जुड़ती है तो हर डिवाइस को एक यूनिक आईपी एड्रेस दिया जाता है, ठीक है। मान लो मैं अपने व्हाट्सएप से आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज रहा हूँ, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू हम दोनों कनेक्टेड हैं, तो मेरे मोबाइल का एक आईपी एड्रेस होगा और आपके मोबाइल का एक आईपी एड्रेस होगा। तो जब मैं यहाँ अपने मोबाइल से व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजूंगा, ठीक है ना, तो मेरे मोबाइल से आपके मोबाइल में सिर्फ आपके ही मोबाइल में मैसेज जाए, ये कैसे पता चलेगा, कैसे, नेटवर्क पे आपके डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होगा तो नेटवर्क सर्च करेगा, अच्छा आपके इस डिवाइस का आईपी एड्रेस ये है, तो मैसेज सिर्फ आपको ही पहुंचे, दूसरे को ना पहुंचे। तो उसमें आईपी का यूज होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का, है ना। जो मैं डेटा भेज रहा हूँ सही मोबाइल में, सही लैपटॉप में पहुंचे, सही डिवाइस में पहुंचे, कैसे पहुंचेगा, आईपी एड्रेस के थ्रू पहुंचता है, ठीक है।
उसके बाद आता है HTTP और HTTPS, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते होंगे तो आप ऊपर देखते होंगे ना HTTP और HTTPS, दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये मैंने गूगल ये खोला है तो ये क्या लिखा है HTTPS। अब HTTP सिक्योर नहीं होता, HTTPS ही लगभग बहुत सारी जगह यूज होता है, ठीक है। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, किसके लिए भाई, देख रहे हो ना ये क्या खुला है, एक वेब पेज खुला है, एक वेबसाइट खुली है, ठीक है ना। तो सेम वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेब ब्राउजर और सर्वर्स के बीच में डेटा ट्रांसफर करना, ठीक है ना, वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच में डेटा ट्रांसफर करना। और साथ में जब एस लगा दिया जाता है तो एस का मतलब क्या होता है, सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस मतलब सिक्योर, मतलब अगर मैं कोई चीज सर्च कर रहा हूँ, किसी वेबसाइट को विजिट कर रहा हूँ, तो हैकर्स बीच में से डेटा को डिकोड ना कर लें, उसके लिए हम इस एस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ठीक है। HTTP का नहीं, HTTPS का यूज करते हैं। फिर एक आता है FTP, फुल फॉर्म याद रखेंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम क्या है, इंटरनेट पे फाइलों को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए FTP का यूज होता है ना। प्रोटोकॉल मतलब नियम, समझ लो कि FTP में अगर कुछ नियम बना हुआ है, नियम कायदे कानून बने हुए, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, तो उन्हीं नियम कायदे कानून के तहत आप इंटरनेट पे फाइलों को अपलोड या डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक नियम बना हुआ है कि करप्ट फाइल अपलोड डाउनलोड नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर पाओगे ना, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। इसके बाद है SMTP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल भेजने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। ईमेल भेजने के लिए SMTP का, और सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 या IMAP का यूज होता है, ठीक है। SMTP और POP3, है ना। POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस, और IMAP मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 या IMAP, और मेल भेजने के लिए SMTP। फिर है DNS, ये इंटरनेट में मैंने बताया है DNS के बारे में, अभी नाम याद रख लो, क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। जैसे आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो ना, जैसे google.com, youtube.com या कुछ भी .com, तो ये इंटरनेट पे ऐसे नहीं सेव होती है, इनका एक पर्टिकुलर नंबर होता है। मान लो google.com का नंबर होगा 142.674.598, ऐसे करके नंबर होगा, तो उस नंबर को क्या बोलते हैं, IP एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेट वाले में मैंने चैप्टर में बताया है, अभी इतना याद रख लो, ठीक है। DNS डोमेन नेम सिस्टम। फिर होता है UDP, एक होता है यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल, बिना गारंटी के लिए तेज डेटा ट्रांसफर, ठीक है। गारंटी मतलब शायद यहाँ गारंटी नहीं होगा, कुछ लैग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी याद नहीं आ रही मुझे, या स्लो कुछ ऐसा होगा, गेमिंग और स्ट्रीमिंग में यूज होता है इसका, ठीक है। आप फुल फॉर्म याद रखो, यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल। उसके बाद है DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डिवाइसेस को अपने आप IP एड्रेस असाइन करना। फिर SSH, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, सिक्योर शेल, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को सुरक्षित रूप से रिमोट एक्सेस करना, ठीक है, SSH। तो ये 11 प्रोटोकॉल है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें TCP में डिटेल बताऊंगा, एग्जाम में जो आ चुका है FTP SMTP ये आ चुका है, और IMAP, है ना, ये आ चुका है। और DNS ये वाला इंटरनेट वाले चैप्टर में मैंने आपको डिटेल में बताया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ, इसको बार बार आप रिवाइज करना। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं सर्वर, ठीक है। प्रोटोकॉल आपने देख लिया, अब सर्वर देख लेते हैं। देखो सर्वर में आपको ये जो है, ये ना, ये देखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, इसको मत देखो, आप सिर्फ सर्वर का नाम देखो, है ना। कितने टाइप के सर्वर होते हैं, एक वेब सर्वर होता है, ठीक है, इसका काम होता है वेबसाइट्स को होस्ट करना। फिर होता है एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर में बेसिकली लॉजिकल कोड लिखे होते हैं। फिर होता है डेटाबेस सर्वर, ये डेटा को स्टोर करने का काम करता है। मेल सर्वर, ईमेल भेजना प्राप्त करना। फाइल सर्वर, फाइल को अपलोड डाउनलोड वगैरह करना या स्टोर करना। फिर एक होता है प्रॉक्सी सर्वर, प्रिंट सर्वर, FTP सर्वर, DNS सर्वर, गेम सर्वर और क्लाउड सर्वर, ठीक है। देखो प्रोटोकॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वर डायरेक्टली ऐसे मैंने तो अभी तक देखा नहीं है कि ज्यादा उसमें जोर देके पूछता है, इसलिए मैंने एक लिस्ट और बनाई यहाँ पे, ऐसा है ना। वेब सर्वर कौन से प्रोटोकॉल का यूज करता है, HTTP और HTTPS का, ठीक है ना, जैसे मैंने दिखाया था ना आपको यहाँ पे। अगर मैं ये खोलता हूँ तो ये देखो HTTPS ये लिखा, कोई सी आप वेबसाइट भी खोलोगे तो उसमें आपको ये HTTPS दिखेगा। जैसे मैं अगर खोलूँ ये www.com, तो ये देखो ये है HTTPS। तो कोई भी आप वेबसाइट खोलोगे तो HTTPS, क्योंकि S का मतलब सिक्योर होता है, तो अभी लगभग सभी लोग HTTPS का ही यूज करते हैं, ठीक है। मेल सर्वर आपको पता है, मेल का आदान प्रदान करने के लिए, और उसमें प्रमुख कौन से प्रोटोकॉल, SMTP, IMAP और POP3, ठीक है। मेल भेजने के लिए SMTP और प्राप्त करने के लिए IMAP और POP3।
फिर आपका होता है एक डीएनएस सर्वर, ठीक है ना। ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? डीएनएस प्रोटोकॉल, यानी डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस सर्वर का काम क्या है? यूआरएल को आईपी एड्रेस में बदलना है। यूआरएल क्या होता है? ये जो है ना, ये जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं यूआरएल, जो इंग्लिश में आप देख रहे हो www.google.com, ठीक है, इसको यूआरएल बोलते हैं। लेकिन इसका एक्चुअल एड्रेस कुछ दूसरा होता है। एक्चुअल एड्रेस 142 पॉइंट समथिंग ऐसे करके नंबर्स में हो जाता है ना। इंटरनेट वाले चैप्टर में मैंने बताया है। फिर आपका प्रॉक्सी सर्वर, उसमें भी HTTP और सॉक्स का यूज होता है। प्रॉक्सी सर्वर मेनली ये होता है कि जैसे मान लो अगर मैं ब्राउज कर रहा हूँ किसी वेबसाइट को, ठीक है, तो कोई भी इस चीज का पता लगा सकता है कि मैं कहाँ से चीजों को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉक्सी सर्वर का यूज इसलिए किया जाता है ना, कि कोई पता ना लगा पाए कि कहाँ से आप इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं। फिर एक होता है FTP सर्वर, जो FTP प्रोटोकॉल का यूज करता है ना, बड़ी फाइलों को साझा करना मतलब शेयर करना, बांटना मतलब अपलोड करना और डाउनलोड करना, ठीक है। तो इसमें आप सिर्फ सर्वर का नाम याद रखो, ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ये वाले कॉलम को, ये दो कॉलम को आप इग्नोर कर सकते हो, है ना। मेन आपको सर्वर का नाम याद रखना है और कौन सा सर्वर कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है ये याद रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने प्रोटोकॉल पहले आपको बता दिए क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम देखेंगे OSI मॉडल, है ना। अब ये आपने बुक में देखा होगा लेकिन बिल्कुल दिमाग में घुसता नहीं होगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको इसको समझाऊं। सबसे पहले आप सिर्फ ये देखो कि वो जो मॉडल है उसकी लेयर कितनी होती है, फिर मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है ये, ठीक है। तो देखो आप सिर्फ नाम याद रखो, कितनी लेयर होती है? 7 लेयर होती है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। आप सिर्फ नाम याद रखो इसका, ठीक है। पहली लेयर कौन सी है आपकी? ये फिजिकल लेयर है और आखिरी लेयर आपकी पहुंचती है एप्लीकेशन लेयर। अब ये जो लिखा है, जो कुछ भी लिखा और जो बुक में लिखा रहता है, मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। मैंने खुद बनाया डायग्राम और बताऊंगा कि एक्चुअल में ये चीजें होती क्या है और कैसे काम करती हैं। देखो इस इमेज को अभी ध्यान से देखो, पूरी स्क्रीन में फिट नहीं आ पा रहा है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा, ठीक है। ये एक्चुअल में दो मोबाइल है, सारी की सारी लेयर आपके मोबाइल में होती है या आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में होती है, ठीक है, सारी की सारी लेयर एक्चुअल में, है ना। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताऊंगा कि जब व्हाट्सएप पे आप मैसेज सेंड करते हो, ये राजीव है और ये रोहन है। राजीव मान लो इंदौर में है और रोहन जबलपुर में है, ठीक है। तो राजीव व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजेगा रोहन को, है ना। तो राजीव के मोबाइल से रोहन के मोबाइल में व्हाट्सएप पे कैसे मैसेज जाएगा वो अभी आप देखोगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा, ये अलग अलग लेयर्स हैं, है ना, ताकि आपको क्लियर दिखे। ये मैंने बड़ा किया। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो राजीव का मोबाइल है ये, ठीक है। राजीव की व्हाट्सएप एप्लीकेशन है ना। तो एक पहली लेयर जो होती है वो होती है एप्लीकेशन लेयर, है ना। जो भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो एप्लीकेशन लेयर, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ले रहा हूँ यहाँ पे। अब राजीव ने सेंड किया हाय या हेलो हाउ आर यू, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डेटा पहले एप्लीकेशन लेयर में जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन 7वीं लेयर होती है, 7th लेयर, पहली लेयर नहीं होती, 7th लेयर होती है, 7वीं। लेकिन समझाने के लिए मैंने स्टार्ट यहाँ से किया ताकि फ्लो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एप्लीकेशन से अब डेटा जाता है प्रेजेंटेशन लेयर में, है ना। प्रेजेंटेशन लेयर में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका डेटा इनक्रिप्ट किया जाता है। जैसे आपने लिखा हाय, तो ये हाय नहीं जाता है ना। इसको इनक्रिप्ट करके, जैसे मैंने पाई का एग्जांपल लिख दिया है यहाँ पे, यहाँ कुछ भी सिंबल हो सकता है, हैश हो सकता है, स्टार हो सकता है, मतलब कुल मिलाकर डेटा इनक्रिप्ट हो गया है। इनक्रिप्ट मतलब जो आप सेंड कर रहे हो वैसा नहीं दिखेगा डेटा, इसलिए मैंने हाई को पाई से रिप्रेजेंट कर दिया कि डेटा आपका इनक्रिप्ट हो गया है ना। उसके बाद डेटा आपका जाता है सेशन लेयर में। सेशन लेयर क्या करती है? एक कनेक्शन बनाती है, एक नया सेशन बनाती है। जैसे आपने जब बैंक की वेबसाइट यूज की होगी, तो कई बार जब बैंक की वेबसाइट आप 5 मिनट या 10 मिनट तक छोड़ देते हो, है ना, उसके बाद वापस से कहीं पे क्लिक करते हो तो आप लॉग आउट हो जाते हो अपने आप, देखा आपने। और वहां पे ऊपर लिखा जाता है सेशन एक्सपायर्ड, क्योंकि आपका वो पर्टिकुलर कनेक्शन जो सेशन था वो एक्सपायर हो गया है। अब आपको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वैसे ही कम्युनिकेशन के लिए सेशन बनाना पड़ता है, और वो सेशन कौन बनाती है? वो सेशन लेयर बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, डेटा छोटे छोटे सेगमेंट में टूट जाता है। आपका ये जो पूरा डेटा है वो साबुत नहीं जाता है ना। आपने जैसे लिखा हेलो तुम कैसे हो, कहाँ हो, ठीक है, ये पूरा एक बार में नहीं जाता, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है ना। हो सकता है एक में केवल एच हो, एक में केवल हाई हो, एक में टी हो, एक में यू हो, एक में के ए आई ऐसे कैसे हो। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है।
मतलब आपका डेटा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। या आप जैसे इमेज भी सेंड करते हो ना, मैं केवल मैसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इमेज की भी बात कर रहा हूँ। आप जो वीडियो सेंड करते हो, इमेज सेंड करते हो, तो पूरी की पूरी इमेज नहीं जाती है, इमेज छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। मान लो एक इमेज फॉर एग्जांपल 10 टुकड़ों में टूट जाती है और वापस जाके जैसे इस मोबाइल से इस मोबाइल में जुड़ भी जाती है। कैसे जुड़ जाती है वो बताऊंगा अभी आगे, है ना। बस अभी इतना समझो कि आप कुछ भी डेटा भेजते हो, ऑडियो, वीडियो, मैसेज, सब के सब टुकड़ों में टूटते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, डेटा को सेगमेंट में तोड़ दिया और पोर्ट असाइन किया। पोर्ट असाइन मतलब देखो, आपके डिवाइस में, मोबाइल में अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, तो जब भी आप किसी एप्लीकेशन का यूज करते हो, है ना, तो उस एप्लीकेशन को एक पोर्ट असाइन किया जाता है। ठीक है, तो इसको मान लो फॉर एग्जांपल एक पोर्ट असाइन कर दिया, पोर्ट नंबर 25। बहुत सारे पोर्ट होते हैं और ऐसा नहीं है कि दूसरी बार जब आप कुछ सेंड करोगे तो पोर्ट 25 ही असाइन होगा, कुछ दूसरा पोर्ट भी असाइन हो सकता है ना। लेकिन पोर्ट असाइन करना जरूरी होता है ताकि उस पर्टिकुलर पोर्ट का यूज आप मैसेजिंग करने के लिए या उस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए करें। क्योंकि मोबाइल में तो बहुत सारी एप्लीकेशन होती है ना, फोन पे है, गूगल पे है, व्हाट्सएप है, या दूसरी एप्लीकेशन है ना। तो हर एप्लीकेशन को एक पोर्ट असाइन कर दिया जाता है ताकि डेटा में इंटरफेरेंस ना हो, है ना। फोन पे का डेटा व्हाट्सएप में ना चला जाए, ऐसा एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अब क्या होता है, अब ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा आता है नेटवर्क लेयर में। यहाँ क्या होता है, यहाँ डेटा के पैकेट्स बनते हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर में तो डेटा आपका टूट गया छोटे छोटे पार्ट में। अब नेटवर्क लेयर में उस डेटा के पैकेट बनते हैं। पैकेट में क्या होता है, ये जो आपका बीच में ही ये डेटा है ना, ये है ना, मान लो 4 पैकेट में आपका डेटा टूट गया। आपने हाई जो सेंड किया वो 4 पैकेट में टूट गई, या कोई इमेज सेंड की वो 4 पैकेट में टूट गई। अब होता क्या है, आपके दोस्त के ही मोबाइल में वो मैसेज जाए, कैसे पता चलेगा। तो इंटरनेट वाले चैप्टर में मैंने बताया है कि जब भी कोई डिवाइस इंटरनेट से जुड़ती है तो उसको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। तो अगर आपका मोबाइल इंटरनेट से जुड़ा है तो आपके मोबाइल का एक आईपी एड्रेस होगा, आपके दोस्त का मोबाइल अगर इंटरनेट से जुड़ा है उसका एक आईपी एड्रेस होगा। तो पता कैसे चलेगा कि चिट्ठी कौन से एड्रेस पे भेजनी है, वो काम करती है आईपी एड्रेस। तो आपके डेटा के हर पैकेट में सबसे ऊपर ऐड किया जाता है आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस, यानी कि आपका पता, और नीचे ऐड किया जाता है जहां रिसीव, जिसको रिसीव करना है, जिसको आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, जिसको इमेज सेंड कर रहे हैं, उसका आईपी एड्रेस। ठीक है, तो मतलब एड्रेस ऐड कर दिया, बीच में डेटा और ऊपर नीचे आईपी एड्रेस, ऐसे हर पैकेट में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद डेटा प्रवेश करता है अगली लेयर में जिसे कहते हैं डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर, यहां पे क्या होता है, यहां पे आपके जो फोन का मैक एड्रेस है, ये मैक एड्रेस इंटरनेट वाले में भी मैंने बताया है, हर डिवाइस के दो एड्रेस होते हैं, एक होता है मैक एड्रेस और एक होता है आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या होता है, जब भी आपकी डिवाइस इंटरनेट से जुड़ती है तो उसको आपका जो नेटवर्क प्रोवाइडर है वो आईपी एड्रेस देता है। ठीक है ना, ये चेंज होता रहता है। क्यों, क्योंकि आप मान लो कभी जियो के नेटवर्क से जुड़े, कभी किसी दूसरे के नेटवर्क से जुड़े, तो आईपी एड्रेस आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, तो मैक एड्रेस वो एड्रेस होता है कि जो आपका मैन्युफैक्चरर आपको देता है। जैसे अगर मेरा लैपटॉप है एचपी का या डेल का लैपटॉप है, ठीक है, तो डेल का लैपटॉप जिसने बनाया होगा, जो मैन्युफैक्चरर होगा, उसने एक मैक एड्रेस दिया होगा मेरे लैपटॉप को। ऐसे हर दूसरे लैपटॉप को, तीसरे लैपटॉप को, तो जो भी लैपटॉप बनता है उसको एक मैक एड्रेस दिया जाता है। सिमिलरली आपके मोबाइल का, है ना, आपका जिस भी कंपनी का मोबाइल है तो मैन्युफैक्चरर हर मोबाइल को एक मैक एड्रेस देता है जो बदलता नहीं है, सेम रहता है। आईपी एड्रेस चेंज होता है, जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो जरूरी नहीं कि पहले जो आपका आईपी एड्रेस हो बाद में भी हो, नहीं, आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है, लेकिन मैक एड्रेस एक डिवाइस का एक ही होता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, आपके फोन का मैक एड्रेस जुड़ता है और किसका, आपके फ्रेंड के मोबाइल का मैक एड्रेस नहीं जुड़ता, आपके नजदीकी, जो सबसे नजदीकी जो राउटर होगा उसका मैक एड्रेस जुड़ेगा। क्यों, मैं आगे बताता हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद डेटा आता है फिजिकल लेयर में। यहाँ डेटा रेडियो वेव्स में बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि मान लो अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो वायरलेस सिग्नल यूज करोगे ना आप, टावर में आपका जाएगा, कोई मोबाइल से आपका जो है वायर से कनेक्टेड तो रहता नहीं है ना, तो डेटा आपका रेडियो वेव में बदल जाएगा। ठीक है ना, या अगर आप लैपटॉप का यूज कर रहे हो और आप किसी वाईफाई राउटर से जुड़े हो तो डेटा 01 में चेंज हो जाएगा कुल मिला के। ठीक है, इतना समझ में आया। अब डेटा पहुंच गया है आपका फिजिकल लेयर में और यहां से डेटा आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर मोबाइल है तो रेडियो वेव्स के थ्रू निकलेगा, अगर लैपटॉप में आपने कुछ केबल वगैरह कनेक्ट की है अपने राउटर से तो उस राउटर के थ्रू, उस केबल के थ्रू निकलेगा। इतनी चीज आई समझ में। ठीक है, अब ये चीज मैं बता देता हूँ कि ये डेटा के ऊपर नीचे आईपी एड्रेस कैसे ऐड होता है। ठीक है, ये मान लो आपने हाई लिख के भेजा, ठीक है ना, तो हाई के ऊपर और नीचे आईपी एड्रेस ऐड हो जाएगा। आईपी एड्रेस पहला सोर्स का
और दूसरा डेस्टिनेशन का। सोर्स मतलब आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन मतलब आपके फ्रेंड के मोबाइल का आईपी एड्रेस, नंबर 1। उसके बाद इसी आईपी एड्रेस के टॉप पे मैक एड्रेस ऐड हो जाएगा। मैक एड्रेस किसका? आपके मोबाइल का मैक एड्रेस। और दूसरा मैक एड्रेस आपके दोस्त का नहीं, आपके नजदीकी राउटर का मैक एड्रेस। कैसे, वो देखते हैं आगे। तो देखो, यहां से डेटा निकलना चालू किया आपने, हाई सेंड किया या इमेज सेंड की, कुछ भी सेंड की, तो डेटा पैकेट्स में जो टूटा हुआ था, ये पैकेट्स में टूटा हुआ डेटा निकलता है। अब वो जाता है आपके नजदीकी राउटर में, है ना, जिसे कहते हैं हॉपिंग, HOP। तो देखो, एक मैक एड्रेस किसका ऐड हुआ था? आपके मोबाइल का। और दूसरा मैक एड्रेस ऐड हुआ था आपके नजदीकी राउटर का। अब यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पे पता है क्या होता है? अब यहाँ पे इसके पास का जो सबसे नजदीकी राउटर होता है ना, उसका मैक एड्रेस जुड़ जाता है। तो एक मैक एड्रेस आपका तो फिक्स रहेगा कि आपके डिवाइस का है। अब जैसे जैसे आगे राउटर बढ़ता जाता है तो नेक्स्ट राउटर का मैक एड्रेस, एड्रेस मतलब पता, सिर्फ इतना समझो, ठीक है। सबसे पास वाले राउटर का मैक एड्रेस जुड़ता जाता है, तो सबसे पहले डेटा आपका यहाँ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे नजदीकी राउटर का मैक एड्रेस जुड़ जाएगा। मान लो इसका मैक एड्रेस ऐड हो गया, तो अब डेटा आपका यहाँ जाएगा, फिर आपका डेटा यहाँ जाएगा, है ना। और डेटा देखो टुकड़ों में टूटा हुआ है, ठीक है। और लाइन से चल रहा है ऐसा भी नहीं हो सकता आपके डेटा का एक पार्ट ये हो, डेटा का एक पार्ट ये हो, डेटा का एक पार्ट ये हो, है ना, ये भी हो सकता है। लेकिन चूंकि एड्रेस तो डला हुआ है ना, आईपी एड्रेस तो आपके फ्रेंड के मोबाइल का डला हुआ है, तो लास्ट में जाके जुड़ेंगे। अब मान लो ये आपके फ्रेंड का मोबाइल है और उसका सबसे नजदीकी राउटर ये है। अब आपका डेटा यहाँ पे पहुंच गया। अब डेटा के टुकड़े जाएंगे जाएंगे जाएंगे। अब आपके फ्रेंड को मैसेज रिसीव हुआ, है ना। तो जब मैसेज रिसीव होता है तो सबसे पहले जाता है फिजिकल लेयर में, जहां वो 0 और 1 में कन्वर्ट होता है। फिर वापस जाता है डेटा लिंक लेयर में। डेटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस चेक होता है, ठीक है, आपके फ्रेंड का मैक एड्रेस डला हुआ है। फिर आईपी एड्रेस चेक होता है नेटवर्क लेयर में, डेटा में, ठीक है, क्योंकि आपने ऐड किया था ना यहाँ पे ये हाई में आईपी एड्रेस, ऊपर आपका और नीचे आपके फ्रेंड का, है ना। तो जब आपके फ्रेंड के मोबाइल में मैसेज जाएगा तो चेक होगा ना कि अच्छा आईपी एड्रेस यानी एड्रेस डला हुआ है क्या इसके मोबाइल का, वो चेक होगा, आईपी एड्रेस चेक होगा। फिर जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा? डेटा जो टुकड़ों में टूटा हुआ था वो डेटा आपका जुड़ेगा, टुकड़े आपके जुड़ेंगे। फिर जाएगा सेशन लेयर में। आपका जो सेशन आपने बनाया था ना, ये सेशन बनाया था, कनेक्शन जो बनाया था, वो सेशन आपका क्लोज हो जाएगा इस पर्टिकुलर मैसेज के लिए। फिर आपका डेटा डिक्रिप्ट होगा। जैसे हाई को मैंने ये पाई में कन्वर्ट किया था ना, मतलब डेटा इनक्रिप्ट कर दिया था। अब डेटा आपका डिक्रिप्ट होगा, ये पाई जो है वापस से हाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद डेटा जाएगा एप्लीकेशन लेयर में और आपके फ्रेंड को एक नोटिफिकेशन आएगा व्हाट्सएप में, टिंग ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे ट्रेवल करता है डेटा। आई होप आपको समझ में ये आया होगा। मैंने, चूंकि ये इंजीनियरिंग का पार्ट है, ठीक है, मैंने भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो मैंने जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करने की यहाँ पे कोशिश की है। तो ऐसे काम करती है TCP/IP, जो जो अपना प्रोटोकॉल होता है वो इस तरह का, है ना। ये आपका OSI वाला है, OSI मॉडल था। आगे TCP/IP बताऊंगा, क्योंकि TCP/IP भी इसी पे बेस्ड है ना। कुछ लेयर्स को आप मर्ज करके एक सिंगल लेयर बना देते हो, ठीक है। इतना आपके समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा हैवी अगर लगा होगा तो थोड़ा पीछे करके वापस से फिर से देख लेना, है ना, ठीक है। अब इसकी जो लेयर होती है ना, ये जो शुरू की 1 2 3 लेयर होती है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, इसको बोलते हैं हार्डवेयर लेयर, ठीक है। और ये जो ऊपर की 4 लेयर्स होती हैं, ट्रांसपोर्ट, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। अब इसमें एक चीज आती है जिसमें लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी डिवाइस कौन से लेयर तक काम करती है ना। इसमें लोग रटते हैं इसको, ठीक है, रटना तो पड़ेगा ही, लेकिन मैं समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखो, कौन सी डिवाइस कौन से लेयर तक काम करती है, इसका मतलब ये है कि अभी आपका जो डेटा निकल रहा है अलग अलग लेयर्स में निकल रहा है, ठीक है। तो कौन सी डिवाइस कहां तक आपका डेटा देख सकती है, क्योंकि एक्चुअल में जो आपका डेटा देखने के लिए उसको एप्लीकेशन लेयर तक जाना पड़ेगा, क्योंकि असली हाई तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। उसके बाद तो आपका डेटा इनक्रिप्ट हुआ, टूट गया, है ना। तो अगर किसी भी डिवाइस को आपका पूरा एक्चुअल डेटा देखना है तो पूरा एप्लीकेशन लेयर तक का एक्सेस उसको होना चाहिए। लेकिन अलग अलग डिवाइस का एक्सेस अलग अलग लेयर तक होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जैसे आपका जो केबल होता है, केबल मतलब जो वायर होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, आपका जो मॉडेम होता है, हब होता है, रिपीटर होता है, इनका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेयर तक होता है। फिजिकल लेयर के ऊपर ये आपके डेटा को नहीं देख सकते, है ना। इसीलिए 0 और 1 में ही ये डेटा देख सकते हैं। उसके बाद जो स्विच और ब्रिज, ये दो डिवाइस जो होती हैं, इनका जो एक्सेस होता है वो डेटा लिंक लेयर तक होता है, ठीक है। और राउटर का जो एक्सेस होता है वो
नेटवर्क लेयर तक होता है। क्यों? क्योंकि देखो राउटर ही तो काम कर रहा है ना अगले राउटर का मैक एड्रेस ऐड करना। आपका डेटा जब इस राउटर तक पहुंचा तो उसके बाद उसमें नेक्स्ट राउटर का मैक एड्रेस ऐड होता है, फिर नेक्स्ट राउटर का मैक एड्रेस ऐड होता है, फिर अंत में जाके आपके दोस्त के मोबाइल का मैक एड्रेस ऐड होता है। ठीक है, तो राउटर को एक्सेस होता है नेटवर्क लेयर तक का, है ना, यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे आईपी एड्रेस ऐड हो जाता है। ठीक है, राउटर को कहाँ तक का एक्सेस होता है? नेटवर्क लेयर तक, यानी वो नेटवर्क लेयर तक डेटा आपका देख सकता है। ठीक है ना। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसको अलग से ही लिख दिया। ठीक है, ये लिखा हुआ है हब, रिपीटर, मॉडेम और केबल, इसको फिजिकल लेयर तक का एक्सेस होता है। ठीक है, और 0 1 ये बिट्स में ही काम करते हैं। स्विच और ब्रिज को मैक एड्रेस तक का एक्सेस होता है, और मैक एड्रेस कहाँ? डेटा लिंक लेयर में ऐड होता है। ठीक है, वापस से देख लेना। राउटर को आईपी एड्रेस तक का एक्सेस होता है, आईपी एड्रेस तक देख सकता है आपका राउटर, और वो कहाँ पे होता है? आपका नेटवर्क लेयर में। और उसके बाद आपका जो गेटवे, फायरवॉल और जो प्रॉक्सी होती है, इसको लेयर 4 to 7 तक का भी एक्सेस हो सकता है। ठीक है, नेटवर्क नेटवर्क क्या बोलते हैं, गेटवे, फायरवॉल और प्रॉक्सी, इनको लेयर 4 to लेयर 7 तक का एक्सेस हो सकता है। यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ तक का पूरा एक्सेस हो सकता है ना, यहाँ तक का एक्सेस हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा इसमें। अब वही सेम चीज यहाँ पे एज अ टेबल मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखो पहली लेयर तो फिजिकल होती है, लेकिन मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था? एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो नीचे से ही मैं आपको समझाता हूँ इसमें। तो देखो मेन इसमें यह है डेटा का रूप और डिवाइस और प्रोटोकॉल। ठीक है, तो देखो आपको जब मैंने फोटो दिखाई थी तो एप्लीकेशन लेयर से सेशन लेयर तक, मैं फोटो फिर से एक दूसरे टैब में ओपन कर लेता हूँ। ये देखो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, यहां तक तो आपका डेटा टूटा नहीं था, है ना। तो जैसा आपका डेटा था वैसा ही सेम टू सेम था, कोई टूट नहीं थी डेटा में, तो वही सेम लिखा है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, यहाँ जो डेटा का रूप रहता है ना, डेटा का जो फॉर्म रहता है वो डेटा ही रहता है आपका। उसके बाद जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट लेयर में पहुंचते हैं तो डेटा आपका टुकड़ों में टूटता है। ये देखो ट्रांसपोर्ट लेयर लिखा, डेटा को टुकड़ों में तोड़ देता है ना। तो वही लिखा, ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा टुकड़ों में टूट जाता है और उन टुकड़ों को कहते हैं सेगमेंट्स। ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा है? नेटवर्क लेयर में जैसे ही डेटा आता है तो पैकेट्स में बन जाता है। वही है, देखो ये नेटवर्क लेयर में आ गया और लिखा है मैंने डेटा का पैकेट बना। पैकेट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें आईपी एड्रेस जुड़ जाता है ना एक पैकेट में, ऊपर आपका आईपी एड्रेस और नीचे आपके दोस्त का आईपी एड्रेस। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर में क्या बन गया? डेटा का पैकेट। वही सेम चीज यहाँ लिखी है, नेटवर्क लेयर में डेटा पैकेट के फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद आती है आपकी डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में जो पैकेट है वो फ्रेम के फॉर्म में आ जाता है। फ्रेम क्यों कहते हैं? देखो ये डेटा लिंक लेयर, यहाँ क्या लिखा है? फ्रेम। फ्रेम के फॉर्म में आ जाता है। क्यों लिखा है ना? डेटा का फ्रेम बना, मतलब अभी तक तो आईपी एड्रेस ऐड हुआ था, अब मैक एड्रेस भी ऐड हो गया है। ठीक है, तो आपका जो डेटा है डेटा का फ्रेम बन चुका है। ठीक है, तो वही लिखा है। पहले डेटा पैकेट के फॉर्म में था क्योंकि यहाँ तक आईपी एड्रेस ऐड हुआ था डेटा में। उसके बाद डेटा लिंक लेयर में जाते ही वो फ्रेम में कन्वर्ट हो जाते हैं, अलग अलग फ्रेम में, क्योंकि यहाँ मैक एड्रेस भी जुड़ जाता है। उसके बाद फिजिकल लेयर में डेटा आपका बिट्स में 0 और 1 में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ट्रेवल करना होता है ना डेटा को। ये फिजिकल में, यहाँ डेटा 0 1 में चेंज हो जाता है या रेडियो वेव में चेंज हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ से डेटा निकलेगा। और अगर आपका लैपटॉप राउटर कनेक्टेड है तो 0 और 1 में कनेक्ट होगी तो ये तो निकलेगा ना डेटा यहाँ पे। तो फिजिकल लेयर में डेटा का फॉर्म क्या रहता है? 0 और 1 के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आपकी लिखी हुई है। ये चीज समझ में आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट डिवाइस और प्रोटोकॉल। तो इसमें आपको मेन ये आपको याद रखना है ना, ये कि फिजिकल लेयर तक कौन एक्सेस कर सकता है डेटा का? हब, रिपीटर और केबल, ये आपका केवल फिजिकल लेयर तक ही देख सकते हैं, है ना। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, हब, रिपीटर, मॉडेम या केबल, ये केवल आपके फिजिकल लेयर तक का ही डेटा देख सकते हैं, 0 और 1। ठीक है, उसके बाद वही है स्विच और ब्रिज, ये डेटा लिंक लेयर तक का डेटा देख सकते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा है स्विच और ब्रिज, ये डेटा लिंक लेयर तक का डेटा देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद राउटर और आईपी एड्रेस लिखा है, तो राउटर कहाँ तक का डेटा देख सकता है? नेटवर्क लेयर तक का। ठीक है, ये देखो लिखा है ना मैंने राउटर, तो नेटवर्क लेयर तक का डेटा देख सकता है, क्योंकि राउटर को आईपी एड्रेस चेक करना होता है ना कि जहां तक आपका संदेश पहुंचाना है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है ये। ठीक है ना, बस
इतना ही आपको काम करना है और इतना ही समझना था OSI मॉडल में, ठीक है, OSI मॉडल। लेकिन आजकल जो यूज होता है वो OS और हाँ, इसमें एक चीज और जो मैंने ये लिखा है ना, डेटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है? डेटा इनकैप देखो, कैप्सूल तो आपने देखा होगा ना, कैप्सूल क्या, कैप्सूल के अंदर क्या होती है? गोली होती है ना। यानी अपन एक गोली के पाउडर को कैप्सूल से कवर कर देते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन। सेम, हमने अपने मैसेज को, हमारा मैसेज था हाय, उसको हमने कवर कर दिया, ऊपर नीचे आईपी एड्रेस और उसके ऊपर नीचे मैक एड्रेस ऐड कर दिया, मतलब ये आपका एक प्रकार का कैप्सूल बन गया, है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डेटा इनकैप्सुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो लिखा है अपर लेयर 5, 6, 7 को सॉफ्टवेयर लेयर कहा जाता है, वही मैंने यहां पे लिखा है, ये सॉफ्टवेयर लेयर 5, 6, 7, ठीक है, सॉफ्टवेयर लेयर को 5, 6, 7 कहा जाता है। और लोअर लेयर 1, 2, 3 को इनको हार्डवेयर लेयर कहा जाता है। 1, 2, 3 ये हार्डवेयर लेयर है, 1, 2, 3 ये हार्डवेयर लेयर है, और उसके बाद ये मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट लेयर है कि नहीं, इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने चेक कर लिया है, लाइन थोड़ा नीचे तक खिंच गई थी। इन 3 लेयर्स को हार्डवेयर लेयर कहा जाता है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, लेयर नंबर 1, 2, 3, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? हार्डवेयर लेयर, ठीक है। उसके बाद आपकी जो बीच की लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको याद रखिएगा, एक और फैक्ट मुझे मिल गया तो मैंने ऐड कर दिया, इसको कहा जाता है हार्ट ऑफ OSI मॉडल, है ना, क्योंकि ये इनके बीच के पुल का काम करती है। और उसके बाद आपकी ये जो 5वीं, 6वीं और 7वीं लेयर है, इनको कहा जाता है सॉफ्टवेयर लेयर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो चूंकि आपने इमेज के माध्यम से समझा है तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है ना। बीच वाली लेयर को क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ OSI, ओके, ठीक है। 1, 2, 3 को हार्डवेयर लेयर, 5, 6, 7 को सॉफ्टवेयर लेयर। TCP/IP मॉडल वर्तमान में इंटरनेट में इसी का यूज होता है, जिसमें OSI मॉडल की तुलना में केवल 4 परतें होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये TCP/IP मॉडल भी बता देता हूँ। तो ये देखो, ये है TCP/IP मॉडल, ठीक है। TCP/IP मॉडल में 4 लेयर ही होती हैं। OSI मॉडल में जहाँ पे 7 लेयर होती थी, TCP/IP में 4 लेयर होती है ना। उनके वर्किंग भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो देखो, सबसे पहले वही होती है एप्लीकेशन लेयर आपकी, है ना, ये एप्लीकेशन लेयर, यहाँ पे क्या होता है? डेटा का इनक्रिप्शन होता है, नंबर 1। फिर आती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा सेगमेंट में यानी टुकड़ों में टूटता है और उसको पोर्ट नंबर, आपकी जो डिवाइस का पोर्ट नंबर 1 असाइन किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे पोर्ट होते हैं डिवाइस में, उनमें से एक पोर्ट नंबर असाइन किया जाता है, किसमें? ट्रांसपोर्ट लेयर में। इंटरनेट लेयर नाम से ही स्पष्ट है, इंटरनेट लेयर में क्या दिया जाएगा? आईपी एड्रेस ऐड किया जाएगा डेटा में, जैसा OSI मॉडल में दिखा था ना कि ऊपर नीचे, डेटा के सेगमेंट के ऊपर और नीचे, है ना, आईपी एड्रेस ऐड किया जाता है, किसका? सोर्स का और डेस्टिनेशन का। सोर्स मतलब आप खुद जो मैसेज सेंड कर रहे हो, और डेस्टिनेशन आपके फ्रेंड का, जहां पे आप डेटा सेंड करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद चौथी लेयर आती है नेटवर्क एक्सेस लेयर, यहाँ पे आपका मैक एड्रेस ऐड होता है, तो लिखा है मैंने मैक ऐड, और डेटा 0 और 1 बिट्स में रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंपल है। अब सेकंड में ये लिखा है कि इसमें OSI मॉडल की कौन कौन सी परतें शामिल होती है, तो एप्लीकेशन लेयर में एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर शामिल होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर में नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क एक्सेस लेयर में डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, है ना, ये रिप्रेजेंटेशन है एक ये। दूसरा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि TCP/IP की कौन सी परत में कौन से प्रमुख प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिंपलीफाई में बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरनेट लेयर से, ठीक है। तो इंटरनेट लेयर में चूंकि आपको मैंने बताया कि आईपी एड्रेस ऐड होता है, तो यहाँ पे कौन सा आईपी वाला प्रोटोकॉल लागू होगा? आईपी मतलब IPv4, IPv6, ये IPv4 और 6 इंटरनेट वाले चैप्टर में बताया है, ठीक है ना। तो ये मेन है, IPv4 और IPv6, ठीक है, इंटरनेट लेयर। पहली जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है ना, एप्लीकेशन लेयर, इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं? HTTP, FTP, SMTP, DNS और DHCP, ठीक है। अब इसका लॉजिक आप समझो, देखो, आप अपनी एप्लीकेशन का यूज करके, भाई, या तो आप कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हो, इमेज भेज रहे हो, ये कर सकते हो, या कोई टेक्स्ट सेंड कर रहे हो, मैसेज सेंड कर रहे हो, या मेल कर रहे हो, ये इनमें से कुछ काम कर रहे होगे ना। तो भाई वही सारे प्रोटोकॉल तो लगेंगे। अगर आप इमेज शेयर कर रहे हो, है ना, तो FTP प्रोटोकॉल लगेगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। और चूंकि आप कोई सी वेबसाइट सर्च कर रहे हो, कोई सी वेबसाइट मान लो अगर सर्च कर रहे हो, है ना,
तो उसमें HTTP लगेगा, क्योंकि हर वेबसाइट में HTTPS लिखा रहता है, ठीक है ना। और हर वेबसाइट का एक यूनिक एक आईपी एड्रेस होता है जो डीएनएस उसको प्रदान करता है, ठीक है। तो डीएनएस वाला प्रोटोकॉल लगेगा। अगर आप मेल सेंड कर रहे हो जीमेल का यूज करके तो एसएमटीपी लगेगा, है ना। तो ये याद रखने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन लेयर में एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी और डीएनएस ये मेन प्रोटोकॉल है, ये लग सकते हैं, है ना। ये एग्जाम में आता है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में ये एग्जाम में आता है, कौन कौन से प्रोटोकॉल लगते हैं, टीसीपी और यूडीपी, है ना, टीसीपी और यूडीपी, ठीक है। तो चूंकि ये ट्रांसपोर्ट कर रही है ना, ये लेयर क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट, नाम में ही दिखा ना ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट में टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल के लिस्ट में मैंने आपको बताया था ना, टीसीपी, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो चूंकि ये ट्रांसपोर्ट लेयर है, लेयर का नाम ही है ट्रांसपोर्ट लेयर, तो टीसीपी तो लगेगा ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और एक यूडीपी प्रोटोकॉल यानी यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल, ये भी मैंने बताया था। यूडीपी, यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल, बिना गारंटी के तेज डेटा ट्रांसफर, मतलब इसमें डेटा की गारंटी नहीं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप वीडियो कॉल कर रहे हो, है ना, तो बीच में थोड़ा कनेक्शन लूज हो गया या कट गया, ठीक है, तो उसमें यूडीपी प्रोटोकॉल में जहाँ स्पीड ज्यादा जरूरी है, भले बीच में डेटा थोड़ा सा कट जाए, है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे वीडियो कॉल में कभी कभी आवाज जो कटती है वो यूडीपी के कारण होती है ना। तो ये आप इसको याद रखना, इसमें इतना इंपॉर्टेंट, ये प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट है ना, कौन कौन सी लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल आपके लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ गूगल क्रोम के शॉर्टकट ऐड कर दिए जो कि परीक्षा धाम पेपर में दिया था, तो उसमें जितने दिए थे वो, और एक्स्ट्रा जो मुझे लगे वो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे कंट्रोल टी नया टैब खोलने के लिए, कंट्रोल डब्ल्यू वर्तमान टैब को बंद करने के लिए, है ना, कंट्रोल एन नई विंडो खोलने के लिए, ठीक है। तो आप इसको कंट्रोल एच हिस्ट्री पेज खोलने के लिए, है ना, कंट्रोल डी वर्तमान पेज को बुक मार्क करने के लिए, ठीक है ना। कंट्रोल एफ मतलब फाइंड, पेज पर किसी शब्द को खोलने के लिए, कंट्रोल आर या कंट्रोल F5 पेज को रीलोड करने के लिए, कंट्रोल टैब अगले टैब पर जाने के लिए, कंट्रोल के साथ प्लस जूम करने के लिए, कंट्रोल के साथ माइनस जूम आउट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख लिया, इसको आप एक बार देख लेना, है ना, अगर एग्जाम में आ जाए तो ऐसा ना हो कि अपन ने देखा नहीं हो।